तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलॉग्स। जितने भी टाइप के सिलॉग्स होते हैं वो सब। अब देखो भाई, इसके बेसिक अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो करीबन करीबन 1-1.5 घंटा तो मेरे को बेसिक सिखाने में लगेगा, और बेसिक में ऑलरेडी फाउंडेशन में आपको सिखा चुका हूं, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता था कि भाई वेटरनशिप लो, फायदे में रहोगे। लेकिन अगर नहीं है तब भी, तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे भी अपना जो कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करता हूँ। कंसेप्ट के इधर उधर मैं कभी नहीं भटकता हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं कोई ट्रिक लगा के आपको कुछ चीज सिखाने वाला हूं तो ना। अगर आप सोचोगे कोई शॉर्टकट लगा के मैं आपको कोई चीज सिखाने वाला हूं या सॉल्व करने वाला हूं तो ना। सर कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे हम लोग। हाँ, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट लगवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि वही बेसिक तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में ट्रिक और ये शॉर्टकट काम में नहीं आते दोस्त। बुझे? हाँ, तो जितने लोग नए लोग भी हैं, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है सिलॉग्स, उनको भी चीजें समझ में आएंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। हाँ, डायग्राम से ही पढ़ाता हूँ मैं तो। कंसेप्ट तो डायग्राम ही होते हैं, और कंसेप्ट एक्चुअल में डायग्राम नहीं भी है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट वाला वीडियो देखोगे एक बार सिलॉग्स का, तो वो आपको समझ में आएगा। अब देखो सिलॉग्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलॉजिज्म जो है हमारे पास, ये होता क्या है। ये कौन सी रीजनिंग का पार्ट है, ये कौन सी रीजनिंग का पार्ट है ये? देखो सिलॉग्स होता है पूरी तरह से लॉजिकल। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है तो लॉजिक, लॉजिकल का मतलब ही लॉजिक से निकला है, तो इसमें लॉजिक्स होते हैं। अब लॉजिक्स क्या होते हैं वो मैंने कंसेप्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया रखा है सारी चीजें। लॉजिक, हर लॉजिक के पीछे कंसेप्ट होता है ना। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमें अपने लॉजिक के हिसाब से समझना है। आया समझ में? तो रीजनिंग का 90% जो पार्ट है हमारा, पूरे रीजनिंग सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 90% पार्ट जो है वो हमारा लॉजिक से डिपेंड करता है भाई। हमारी दिमाग के अंदर क्या चीजें घूम रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है रीजनिंग का 90% भाग, है ना। और 10% भाग ऐसा होता है जो कि हमारा किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या फिर फैक्ट के ऊपर जाता है। अब जैसे कंसेप्ट या फैक्ट कैसे, जैसे डायरेक्शन सेंस आ गया, तो डायरेक्शन सेंस लॉजिकल नहीं है। डायरेक्शन सेंस में क्या है भाई? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये कंसेप्ट है, ये एक फैक्चुअल चीज है कि ईस्ट हमेशा हमारा यहां रहेगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ये कंसेप्चुअल चीज है। तो डायरेक्शन सेंस पूरा इसी चीज के ऊपर चलता है। समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा एक और टॉपिक में बताऊं इस लॉजिक्स में और क्या आता है। जैसे हमारा ब्लड रिलेशन समझ लो, तो ब्लड रिलेशन हमारा लॉजिक है भाई। पता नहीं ना किसके मामा का लड़का क्या लड़की हो जाए, हमको नहीं पता, कंसेप्ट थोड़ी ना है यार। तो वहां पे लॉजिक लगते हैं, है ना। तो सेम फॉर सिलॉग्स। सिलॉग्स भी हमारा क्या होता है? लॉजिकल होता है। अब सिलॉग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले टाइप देख लो कौन कौन से टाइप हमें पढ़ना है। आज के सेशन में हम कौन कौन से टाइप के पढ़ेंगे भी। और तो एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, सिंपल हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे और उसके बाद हमें कंक्लूजन दिए गए होंगे। अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कैसे हो सकते हैं? कंक्लूजन में हमारे नॉर्मल कंक्लूजन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन भी हो सकता है। ओके। और इसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव कंक्लूजन भी हो सकते हैं हमारे पास। तो कभी भी ना सिलॉक्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको डरना नहीं है, क्योंकि सिलॉक्स का ये वाला क्वेश्चन तो मैं देख के कर लेता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले मेरे से नहीं बनते, या नेगेटिव पॉसिबिलिटी या नेगेटिव कंक्लूजन हमसे नहीं बनते। ना ना ना, सारी चीजों के पीछे लॉजिक है दोस्त। अच्छा, अब स्टेटमेंट में भी नॉर्मल स्टेटमेंट होगा हमारा, ओनली अ फ्यू होगा। ओनली अ फ्यू के साथ साथ में हम लोग ओनली भी पढ़ेंगे। अब ओनली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, लेकिन मॉक पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्यों कहता हूं कि मॉक के जो मार्क्स है वो हमारे को कभी भी एग्जाम में एज नहीं दिला सकते। उसका रीजन है, क्योंकि देखो मॉक में बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी पूछी जा रही हैं जो एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई हैं। जैसे सिलॉक्स में सबसे बड़ा पार्ट है हमारा ओनली का। मॉक में, हर मॉक में तुमको देखने को मिलेगा, हर दूसरा तीसरा तुम मॉक लगाओगे मेंस का या प्री का, उसमें ओनली का तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एग्जाम में नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप आपके जो भी सॉल्यूशन है या फिर आपका जो भी कंसेप्ट है, मान के चलो कोई भी कंसेप्ट अगर है,
आपने एक चीज हमेशा ध्यान से देखी होगी, अगर हम बात करें कैट एग्जाम की, अगर हम बात करें बैंक एग्जाम की, और अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम की, ये तीन मेजर हमारे पास एग्जाम होगा जैसे मान के चलो, और ये लेवल के हिसाब से मैंने लगा दिया है। सबसे हाईयर लेवल हमारा होता, सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया कैट के एग्जाम का, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले कोई ऐसे एग्जाम की जो हमारा कंपटीशन वर्ल्ड में नहीं है, लाइक हमने थोड़ा सा अपर क्लास एडवांस लेवल की मैथ जिसमें आती है, लाइक हमारा बीटेक हो गया या आईटी हो गया या एमटेक, मतलब इस तरह के जो हमारे एग्जाम होते हैं, अगर हम उन एग्जाम्स को भी ले लें जिसमें एडवांस मैथ्स आती है ना, तो वो सबसे ज्यादा हाई लेवल मैथ हो जाती है। तो अब अगर तुम ध्यान देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स की क्यों बात कर रहा हूं मैं तुमको यहां से कनेक्ट करवा सकता हूं क्योंकि मैथ्स की बात समझ में आएगी। अब नंबर सिस्टम तुम अगर इसका पढ़ोगे तो अलग चीज, इसका नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो अलग चीज, और इसका नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो अलग चीज, और अगर यहां नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो यहां पे तो हर एक चीज, यहां पे नंबर सिस्टम के साथ तुमको ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, लिटिल बिट ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फंक्शंस पढ़ना पड़ेंगे, है ना। फंक्शंस वगैरह भी आते हैं, बट बैंक में फंक्शंस नहीं आते, बैंक में ग्राफ नहीं आते, बैंक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है विदाउट फंक्शन, लेकिन कैट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है विद फंक्शंस। लेकिन एसएससी में तो भाई उतना भी नहीं आता जितना बैंकिंग में आता है। तो हर एग्जाम का जो लेवल होता है वो बहुत अलग होता है। तो सिमिलरली यहां पे भी अगर हम बात करें, तो जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, अब जैसे मान के चलो कि कैट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और बैंक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब बैंक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो विदाउट ग्राफ एंड फंक्शंस के आती है, लेकिन कैट में वही फंक्शंस एंड ऑल वो सारी चीजों के हिसाब से आती है। अब मान के चलिए कोई मॉक टेस्ट बैंक के एग्जाम में यहां से फंक्शन का क्वेश्चन उठा के यहां पे डाल दे, किसके, एसबीआई पीओ के मेंस में। एसबीआई पीओ के मेंस के मॉक में उसने क्या किया कि थोड़ा सा हाई लेवल पेपर उसको बनाना है, क्वांट सेक्शन में उसने यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शंस वाली उठा के यहां डाल दी। अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या वो आपसे सॉल्व होगा? हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। नहीं होगा, है ना। कुछ लोग कर लेंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा होगा, या कुछ लोग जो हालिया में ही ट्वेल्थ वगैरह पास करके आए होंगे, या ग्रेजुएशन उनका ऐसा होगा जिसमें मैथ्स होगी, तो वो लोग कर भी लेंगे। लेकिन आप मुझे ये चीज बताइए कि ये मॉक में तो ये चीज आ रही है, लेकिन ये रियल एग्जाम में तो नहीं आ रही है ना। और चलो रियल एग्जाम में भी मैंने मान लिया कि रियल एग्जाम में भी 2025 26 27 28 में कभी आ भी जाए, तो रियल एग्जाम के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो किस कंसेप्ट्स पे उसको सही मान रहा है, और मॉक किस कंसेप्ट पे उसको सही मान रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्त। समझ में आया? सो ये जो ओनली वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे सिलॉग्स में, मॉक किस कंसेप्ट से इसे गलत या सही कर रहा है, रियल एग्जाम में ये किस कंसेप्ट से गलत या सही होंगे वो पता ही नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम में कभी ओनली वाला क्वेश्चन आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आप अब कर तो रहे हो मॉक में, तो आपको करना होता है, लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हर एक पर्सन अलग तरीके से पढ़ा रहा है, हर एक पर्सन अलग तरीके से पढ़ा रहा है। अब अगर मैं एग्जामिनर की दृष्टि से देखूं, तो एग्जामिनर की दृष्टि से क्या मेथड हमारा सही है ओनली के पर्सपेक्टिव में, और क्या गलत है वो कैसे पता पड़ेगा बताएं। उसके लिए हमारे को चाहिए लॉजिक। अगर आप लॉजिक से सिलॉक्स करते हैं तो आपका सही है, अगर आप किसी थ्योरी से सिलॉक्स कर रहे हैं तो वो गलत है। समझ में आ रहा है? अगर आप लॉजिक से करेंगे तो सही है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे स्टार्ट करने के पहले। एक स्टेटमेंट हमको दिया गया है, ओनली ए आर बी, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, ऑल ए आर सी। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, सम बी आर डी। ये हमें तीन स्टेटमेंट दे दिए गए, ठीक है। अब एग्जामिनर की दृष्टि क्या है भाई, एग्जामिनर तो पूछ ही नहीं रहा तुमसे ओनली के क्वेश्चन। अब होता क्या है, जो स्टूडेंट्स कभी जैसे मान के चलो मॉक भी नहीं दिए, है ना, अब ओनली या फ्यू का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो एग्जाम में ओनली का क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने मॉक दिए या फिर एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो ओनली आ फ्यू वाले पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम स्क्रीन पे आपके पास सीधा ओनली आ फ्यू करके कुछ क्वेश्चन आया,
आप इतनी तेजी में थे ना, क्योंकि स्पीड भी चाहिए होती है, आप इतने फास्ट तरीके से उसे सॉल्व कर रहे थे ना कि आपने से ओनली क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। आपने गलती नहीं की, आपकी रीडिंग की वजह से वो ओनली कंसीडर हो गया। आपको पता है कि ओनली के क्वेश्चन आपने किए हैं, इसलिए आपने इसे ओनली कंसीडर कर दिया, ओनली का फॉर्म यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये 100% गलत होने वाला है आपका, ये 100% गलत होने वाला है। अब ओनली के ऊपर क्यों एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता? बैंकिंग में जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी है, बैंक एग्जाम में, बैंक एग्जाम में एक बहुत अच्छी चीज ये लगी है कि जितने भी कॉन्ट्राडिक्ट हमारे कंसेप्ट होते हैं ना, जितनी भी कॉन्ट्राडिक्ट चीजें होती है ना, एग्जाम में कभी वो चीजें पूछी ही नहीं जाती तुमसे। बैंक एग्जाम कभी वो चीज पूछता ही नहीं है तुमसे जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है। हाँ, इंग्लिश की एक अलग बात है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं ग्रामर के रूल में, लेकिन जितना भी क्वांट और रीजनिंग की अगर हम बात करें, जितना भी कॉन्ट्राडिक्ट कहानियां होती है ना, बैंक कभी नहीं पूछ रहा वो चीजें, और अगर पूछेगा तो उसका एक सटीक तरीके से पूछेगा। समझे? तो अब अगर मान के चलो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब कुछ लोग इसको बताते हैं कि इसका डायग्राम ऐसे कर लो, इसका डायग्राम वैसे कर लो, इसका डायग्राम वैसे कर लो। मैं बहुत अलग तरीके से बताता हूं इसे, मैं इसे लॉजिक के तरीके से बताता हूं। क्या? ओनली ए आर बी जो है ना, ये एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा स्टेटमेंट छुपा है, विच इज ऑल बी इज ए। ये हमारा ऑल बी इज ए है कि सारे के सारे जो बी हैं वो ए हैं। ये हमारा स्टेटमेंट इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारी ये सारे के सारे बी ए हो जाते हैं ना, तो अब सिर्फ और सिर्फ जो बी है इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ऑल बी आर ए का। अब बी को कोई भी टच नहीं कर सकता, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड। ओनली ए आर बी, थोड़ा सा लॉजिक देखो, थोड़ा सा इस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो। ओनली ए आर बी यानी कि केवल ए वाला जो पार्ट है वो ही बी को टच कर सकता है, बाकी आगे कोई भी कहानी आ जाए वो टच नहीं करेगी बी को। समझ में आया? ओनली ए आर बी। इसको पढ़ने की कोशिश करो और इसको समझने की कोशिश करो, यहां पे लॉजिक लगाने की कोशिश करो, तो वो क्या कहना चाहता है तुमसे। उसने यही बोला है ओनली ए आर बी का मतलब ए का ही जो पार्ट है, मतलब ए जो है ना, ए एलिमेंट जो है ना, वही बी को टच करेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई नहीं। और वो किस तरह से टच करेगा कि ए के अंदर पूरी तरह से बी समाहित हो जाए, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और बी को कोई भी टच नहीं कर सकता। अब इसने बोला ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी बोल दिया तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन सर इस हिसाब से तो ऑल बी आर सी भी हो गया। आपने बोला था किसी को टच नहीं करेंगे, ये चल रहे हैं हमारे स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन में कोई टच नहीं करेगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये हमें समझना पड़ेगी। अब उसने बोला सम बी आर डी, आपने बोला था सर बी को तो कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे तो स्टेटमेंट में टच करवाया जा रहा है ना। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट जो भी आएगा हमारा, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। जैसा जैसा लिखा रहेगा वैसा वैसा हम उसके साथ में परफॉर्म कर देंगे। स्टेटमेंट की कहानी ये होती है, जैसा लिखेगा स्टेटमेंट में, जो जो लिखेगा हम वो बना देंगे। समझ में आया? तो स्टेटमेंट को हमेशा हमें 100% ट्रू मानना है। अब बाकी जो चीजें होती हैं उसे चेक करना होता है कंक्लूजन से, बाकी चीजों को हमें कंक्लूजन से चेक करना होता है। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से हमारी कहानी बनती है ओनली की। तो लॉजिक लगाना पड़ेंगे, उस स्टेटमेंट में ही कहानी सारी छुपी होती है, बस हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम ना थ्योरी की तरफ जाते हैं, सम नॉट हो जाए तो ये कर देंगे, सम नॉट ये हो जाए तो वो कर देंगे, वो हो जाए तो वो हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने सिलॉक्स पूरा पढ़ाया, और इवन मैंने सिलॉक्स पूरा खुद भी अटेम्प्ट करता हूं, पिछले इतने साल से मैं एग्जाम दे रहा हूं। मैंने कभी भी ये थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी, पता है कि सम नॉट हो जाए तो ये होता है, सम नॉट हो जाए तो वो होता है, ये हो जाए तो वो होता है, ये हो जाए तो वो होता है, इसमें इधर और होता है, इसमें इधर और होता है। कुछ नहीं, लॉजिक अगर क्लियर है ना तुम्हारे, तो तुमको इन सब चीजों को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिनको बिल्कुल इसको डेप्थ में सीखना है वो फाउंडेशन वाली क्लास देखिएगा एक बार जाके। अगर आपने हालिया में ही वेटरनशिप लिया है तो एक बार सिलॉक्स की क्लास लगा के देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स है ना अभी तक आज तक के, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। समझे? आप एक बार जाके देखिएगा कि मैंने किस तरह से वहां पे पढ़ाई है सारी चीजें। खैर, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरह से इसलिए बताया कि हमें ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर होता तो हम थ्योरी की तरफ भागते ना यार, ये चैप्टर ही लॉजिकल है। तो जो चैप्टर लॉजिकल है उसमें थ्योरी कैसे आएगी? अब लॉजिकल डीआई की कोई थ्योरी होती है क्या? लॉजिकल डीआई की कोई थ्योरी होती है? अच्छा, लॉजिकल नंबर सीरीज जो है हमारा, नंबर सीरीज का जो पार्ट होता है उसका कोई थ्योरी होती है क्या? अरे डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, पैटर्न मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर दूसरा पैटर्न लगाओ, दूसरा लॉजिक लगाओ।
उस लॉजिक से भी पैटर्न नहीं मिला तो तीसरा लॉजिक लगाओ। तो जिन भी चीजों में लॉजिक्स होते हैं उन चीजों की थ्योरी नहीं होती, और आपका पढ़ने का और सॉल्व करने का तरीका ही गलत है अभी तक। आप क्या कर रहे हो, सिलॉग्स एक लॉजिकल चैप्टर है, उसको थ्योरी की तरह से पढ़ रहे हैं आप, या आपको पढ़ाया जा रहा है, ये गलत बात हो गई ना फिर तो। बोलो हाँ है ना। हमारा तरीका ही गलत है यार चीजों को पढ़ने का। रीजनिंग का 90% जो पार्ट है वो लॉजिकल है, उसमें थ्योरी हो ही नहीं सकती। अब ब्लड रिलेशन में क्या थ्योरी होगी यार, ब्लड रिलेशन में कोई थ्योरी नहीं है। बॉक्स बेस पजल कर रहा हूं मैं, बॉक्स बेस पजल में क्या थ्योरी है, कोई थ्योरी नहीं है यार बॉक्स बेस पजल में। अच्छे से बस पढ़ना और अपना दिमाग की लॉजिक्स क्लियर रखना है आपको, समझे। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज डालो कि रीजनिंग हमारी लॉजिकल है, वो थ्योरेटिकल नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें। अब आएगा मजा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कोडेड आ जाता है, यानी कोडेड सिलॉग्स। अब कोडेड सिलॉग्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है, पहले कोड दिए गए होते हैं और फिर उसके हिसाब से कहानी पूछी गई होती है। मेंस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे पास होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या होते हैं जैसे मान के चलो सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, ये सारे के सारे हमारे कोडेड फॉर्म में आते हैं। और कोडेड फॉर्म में एक कहानी जो हमेशा होती है वो क्या होती है, वो हम लोग देखेंगे, अभी बताऊंगा मैं आगे आके आपको। कोडेड फॉर्म हो गया, तीसरा हो गया हमारा रिवर्स सिलॉग्स, ठीक है। अब रिवर्स लॉग्स अगर मैं आपको बताऊं तो रिवर्स लॉग्स जो है वो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम है ना, आरबीआई ग्रेड बी का बड़ा फेवरेट है ये, आरबीआई ग्रेड बी का फेवरेट टॉपिक है ये सिलॉग्स में। वैसे मतलब ऑलमोस्ट अगर बाकी एग्जाम्स में भी देखा जाए तो देखने को मिल सकता है, लेकिन प्री में नहीं दिखता ये रिवर्स लॉग्स, रिवर्स लॉग्स मेंस में ही देखने को मिलता है, लेकिन काफी टाइम से देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 2-3 साल का अगर मैं डेटा उठाऊं तो पिछले 2-3 साल में रिवर्स लॉग्स नहीं पूछा गया है मेंस में, किसी भी मेंस में। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 1 होता है उसमें काफी बार पूछा गया है। दूसरा आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस एसओ का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है, मतलब पूछ लिया जाएगा आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में, ये पूछ लिया जाता है रिवर्स लॉग्स। क्योंकि इनका जो फेज 1 का एग्जाम होता है ना वही हमारा मेंस लेवल का एग्जाम होता है क्लैरिकल पोस्ट के लिए। लाइक एसबीआई क्लर्क हो गया या आईबीपीएस क्लर्क हो गया, उनके जो मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं ना वो इनके फेज 1 के एग्जाम होते हैं, वहां पे टफनेस होती है ना, तो वहां पे ये पूछ लिया जाता है। तो यूजुअली अब देखो आपको ये भी पता पड़ रहा है ना कि कितना हमको करना है और किस एग्जाम के लिए करना है। अगर हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरआरबी पीओ मेंस और प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में रिवर्स लॉग्स नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में कोडेड सिलॉग्स भी नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलॉग्स पूछे जाते हैं और उसमें भी हाई लेवल बनाने के लिए ओनली अ फ्यू पूछ लेता है, दैट्स इट, दिस इज द लिमिट ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स। एग्जामिनर की अगर आप लिमिट को पता करके पढ़ के जाएंगे ना तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलॉग्स में इतने टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और इतने टाइप के क्वेश्चन में मैं कंफर्टेबल हूं, दैट्स इट, मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मेरे को तो रिवर्स सिलॉग्स आते नहीं, मैं प्रीलिम्स देना जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव हो गए। अगर आप जाओगे तो एक्चुअल में जो चीज आएंगी, जो इजी चीज आएंगी वो भी आपसे नहीं बनेगी, है ना। आप मेंस देने जा रहे हो, आप किस एग्जाम का मेंस देने जा रहे हो, पहले तो अपने आप से ये पूछो। मैं जा रहा हूं सर आरआरबी पीओ का मेंस देने, तो आरआरबी पीओ में स्टैंडर्ड फॉर्म करके जाओ क्योंकि ये भी पूछी जाती है। अब इसमें होगा क्या, स्टेटमेंट मल्टीपल कर देगा, 3 या 4 स्टेटमेंट कर देगा और कंक्लूजन भी 3 या 4 कर देगा। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो 2 स्टेटमेंट दिखेंगे आपको और 2 कंक्लूजन दिखेंगे आपको। प्रीलिम्स का खेल इतना होता है बस। लेकिन मेंस में वहीं पे ये 3 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमसे मेंस में पूछी जा सकती है, प्लस कोडेड स्लॉग्स हमसे पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत कम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आरआरबीपीओ के लिए, मेंस के लिए बहुत कम, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं कि ये मेंस में आ जाए। और अगर आ जाएगा तो उसके लिए हम पढ़ के तो जा ही रहे ना, हम कर लेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा होता है कोडेड रिवर्स लॉग्स। कोडेड रिवर्स लॉग्स भी हमें आना चाहिए। अब देखो कोई भी चीज अगर हम रीजनिंग में, खासकर मेंस के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, हालांकि ये बैच ही मेंस के लिए, मेंस के लिए अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना तो उसकी कोडेड चीज जरूर पढ़ो। जितने भी कोडेड फॉर्मेशन होते हैं उसके कोडेड फॉर्मेशन जरूर पढ़ो। क्योंकि देखो तुमको डायरेक्शन सेंस आता है ना, सबसे ज्यादा जो टफनेस होती है ना कोडेड फॉर्म में वो डायरेक्शन सेंस में ही होती है। आज तक के जितने भी एग्जाम्स हैं और हर एग्जाम में डायरेक्शन सेंस कोडेड में जरूर पूछी जा रही है मेंस में, और वो अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है।
तो अगर कोडेड में कोई टफनेस है किसी टॉपिक में तो वो डायरेक्शन सेंस में है, ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, सिलॉग्स में भी नहीं है, इनइक्वालिटी में भी नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिलॉग्स में भी हमें कोडेड में दिक्कत नहीं है, लेकिन कोडेड से कितने तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमें आना चाहिए, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो बस अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका काम आधे से ज्यादा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट आपने सिलॉग्स पूरा कर लिया। अब इसके पीछे की बात रह जाती है कंसेप्ट्स की, कि इसके पीछे के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, तो वो आपको मैं ऑलरेडी देखो पढ़ा चुका हूं। कंसेप्ट वाली वीडियो की क्लास नहीं है, हम लोग मेंस की बात करेंगे सीधा। हालांकि क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्वेश्चंस में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्या चीजें बनती हैं, बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल आराम आराम से चीजें करेंगे, है ना। लेकिन अगर तुम बोलो कि सर पहले इसके कंसेप्ट सिखा दो और फिर इसके क्वेश्चंस सिखा दो, तो वो चीजें देखो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हमारा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट है, मानते हो या नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको उम्मीद दिला सकता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा हर टाइप के, तो आपको वहां पे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली सीख जाओगे आप, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है। हम्म। ओके, तो ये कुछ टाइप है हमारे पास, ये टाइप हमको सीखना है। अब एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, जंबल्ड फॉर्म में लिए हैं, कभी रिवर्स दिखेगा, कभी कोडेड दिखेगा, कभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिखेगा। सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे जंबल्ड फॉर्म में है, जिससे कि आप एग्जाम के लिए एकदम से ऐसे प्रिपेयर्ड रहो। और ये इस तरह से पढ़ने का तरीका भी यही होता है। ये मैंने बैच इस तरह से डिजाइन भी इसलिए किया है कि आप पहले से प्री प्लान्ड होके मत आओ कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। नो, कोई भी प्री प्लान नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी आप जाओगे ना सारी चीजें मिक्स आती हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम जब सारे टॉपिक एक एक करके मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो कुछ समय बाद जब इसकी 20-25 क्लास हो जाएंगी और हर एक टॉपिक मुझे लगेगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्ड में आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, तो फिर मैं सारे क्वेश्चन फिर मिक्स लूंगा। जैसे रीजनिंग का एक मेंस का पेपर बनता है, अब रीजनिंग का जब एक मेंस का पेपर बनता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें कम से कम हमें 4 से 5 पजल देखने को मिलती है। वेरी करता है कि वो किस एग्जाम का पेपर है। 4 से 5 हमें पजल देखने को मिलती है, हमें मिसलेनियस देखने को मिलते हैं भरपूर। अब इस मिसलेनियस में सब कुछ मिलता है, हमें सिलॉग्स मिलता है, अल्फान्यूमेरिकल मिलता है, कोडेड इनइक्वालिटीज भी मिलती है, डेटा सफिशिएंसी मिलती है, डायरेक्शन सेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो कुछ समय बाद जब सारे टॉपिक हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग ये मिसलेनियस सॉरी, तो फिर हम लोग ये मिक्स तरीके से सारी चीजों को, क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। उससे होगा क्या कि आपका रीजनिंग पोर्शन पूरा मेंस का स्ट्रांग हो जाएगा, और उसमें फिर आप ये लिमिट करके नहीं जाओगे अपने आप को कि मेरे को तो बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर आप लिमिट होके नहीं जाओगे, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट करना है। और बेस्ट 10, 12, 20 नहीं होते, बेस्ट हमारे 10, 12, 20 होते हैं। सर अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर पेपर तुम्हारा बेस्ट 10 वाला ही है तो 10 करके आओगे, लेकिन तुमसे सारे जितने स्टूडेंट होंगे ना वो कम करके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें अपना बेस्ट करना है उस समय वहां पे, और आपका बेस्ट कभी भी कम नहीं होता, आपका बेस्ट ऑलवेज ज्यादा होता है। आपकी जितनी लिमिट है ना उससे भी एक ज्यादा रैप मारते उधर पे आप, बुझे? डन। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरह से चीजों को पढ़वाऊं, लाइक मेंस में, रीजनिंग में भी और क्वांट में भी। तो क्वांट और रीजनिंग इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। खैर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्शन भी सिखा देता हूं आपको, डायरेक्शन क्यों पढ़ना जरूरी है। मेंस में हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डायरेक्शन वाला पोर्शन। देखिएगा क्या बोला गया। In the question below, there are 3 statements followed by 2 conclusion 1 and 2. You have to take the 3 given statement as to be true even if they seem to be at variance from commonly known fact. तो देखो मैंने क्या बोला था कि statement is always true. स्टेटमेंट हमारा हमेशा ट्रू होगा, भले ही वो हमारा जो रियलिटी होती है उससे थोड़ा सा वो अलग हो जाए। जैसे इधर पे बोल दिया जाता है ना कभी कभी स्टेटमेंट में कि ऑल डॉग्स आर रेन। अब डॉग रेन कैसे हो सकती है यार, है ना। अब रियलिटी में देखें तो ये सही नहीं है, ये तो पूरा गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हमें उसे ट्रू कंसीडर करना है ना। तो हमें ट्रू कंसीडर करना है उस चीज को। सो इफ दिस सीम्स टू बी वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड
विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। अब ये लाइन हमको पढ़ना थी, इसलिए डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द थ्री स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। डिसरिगार्डिंग यानी कि जो कॉमनली नोन फैक्ट्स होते हैं, जो मतलब रियलिटी में सच होते हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो। स्टक हो रहा है क्या? सभी का स्टक हो रहा है? ऑल गुड? चलो सही चल रहा है यार लोगों का तो। खैर, तो हमको यहां पे क्या देखना है कि लॉजिकली फॉलोज हो रहे हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में पूरा डायरेक्शन सेम रहेगा। यहां पे वो क्या लिख देगा, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अब इससे क्या होगा, इससे फिर हमें वो स्टेटमेंट हमारे सही आंसर होंगे या वो कंक्लूजन हमारा सही आंसर होगा जो फॉलो नहीं कर रहा है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो बदलता क्या है, इस फॉलोज की जगह डू नॉट फॉलो लिख देगा या डज नॉट फॉलो लिख देगा। बस ये फॉलो हटा के यहां पे उसने लिख दिया डू नॉट फॉलो। उसने कुछ नहीं किया, और ये हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती हैं। तो जैसे मान के चलो कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 हम लोग ने सॉल्व किया, ये हमारा सही आया, ये हमारा गलत आया और ये हमारा सही आया। हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो गया, जानते हो, क्योंकि हमारा आंसर था ओनली सेकंड। क्यों? क्योंकि इसने पूछा था डू नॉट फॉलो वाला, तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पे ये इतनी सी गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलती है एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो। देखो, एक तो आपका यहां पे टाइम गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप माइनस मार्किंग में आ रहे हैं। पहला तो आपका टाइम चला गया और दूसरा आप माइनस में चले गए। यानी जितना आपने उसमें टाइम दिया वो आपको जीरो नहीं मिला, वो आपको माइनस मिला। जीरो मिलता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जैसे पजल में स्टक होते हो आप, तो पजल में आप माइनस में नहीं जाते हो, टाइम जरूर जाता है लेकिन पजल में आप जीरो पे रहते हो उस समय। जीरो इज गुड, यू नो, माइनस के कंपैरिजन में जीरो बेहतर है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, आप सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखना एक बार, एग्जामिनर को थोड़ा सा एनालिसिस करो। मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, आज भी 2024 लग गया है, आज भी अब एग्जाम देने जाओगे ना मेंस का, आज भी वो आपको सिलॉक्स जैसी चीज क्यों दे रहा है, आज भी वो आपको डायरेक्शन जैसी चीज क्यों दे रहा है, आज भी वो आपको इनइक्वालिटी क्यों दे रहा है। सोच के देखो, ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, ये आज भी वो चीजें क्यों दे रहा है पता है, क्योंकि यहां पे इजीली वो आपसे माइनस मार्किंग लगवा सकता है। यहां पे वो इजीली आपसे माइनस मार्किंग लगवा सकता है, आपसे मार्क्स खींच सकता है वो वापस। इसलिए ये आज भी दे रहा है और आने वाले समय में भी देगा, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड बहुत तेज रहती है। इसमें आपको लगता है कि दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और 100% स्टूडेंट इसको दोबारा चेक नहीं करते। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब जब मैंने एग्जाम्स दिए हैं ना, मैंने सबसे पहले दोबारा अगर कोई भी टॉपिक चेक किया है तो वो सिलॉक्स वाला और इनइक्वालिटी वाला मैंने दोबारा जाके चेक किया है, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का, अगर मेरे पास टाइम बचा है तो। दोबारा अगर चेक करना है तो हमें ये करना चाहिए, हम पजल दोबारा चेक कर लेते हैं, जबकि उसमें माइनस मार्किंग लग ही नहीं सकता। अगर सही है तो बिल्कुल सही है, और गलत है तो वो पहले ही स्टक हो जाएगा, पहले ही जीरो दे देगा वो तुमको, वो माइनस नहीं देगा तुमको। तो आज भी अगर एग्जामिनर ये चीज दे रहा है तो एग्जामिनर भली भांति तुमसे तुमको जानता है, या किसी भी कैंडिडेट को जानता है वो, कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। एग्जामिनर सारी चीजों को समझ के बैठा है कि एक स्टूडेंट जब वहां पे एग्जाम देने आता है तो वो क्या सोच रहा है उस समय, और वो किस चीज में बिल्कुल उसको ग्रांटेड ले लेता है। तो ये ग्रांटेड लेने वाले टॉपिक्स हैं सारे, और वो आज भी गलत करवा रहा है, और वो हमेशा देता रहेगा, बड़े इजी तरीके से देगा। उसने डू नॉट फॉलो दे दिया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के दिए, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के उसने दे दिए फॉलो वाले, और अगले 2 क्वेश्चन के लिए उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया और वहां पे दे दिया उसने डू नॉट फॉलो वाला। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत होने वाले हैं या नहीं? 100% गलत होने वाले हैं, तुम डायरेक्शन पढ़ोगे ही नहीं। और फिर हमें लगता है कि यार हम तो यार 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, हमारे मार्क्स ये 20 कैसे आ गए, हमारे मार्क्स ये 15 कैसे आ गए? तो भाई इस जैसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। फिर बोलते हो कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हुई पेपर में। पेपर में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ तुम्हारी कंसेप्ट्स में, तुम्हारी तैयारी में है। ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगी। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और वो कोई भी टॉपिक हमारे पास क्यों ना हो, और खासकर रीजनिंग में तो बहुत जरूरी है डायरेक्शन दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन से आधी से ज्यादा चीजें बदल जाती हैं। ठीक है भाई, तो हमको फॉलो वाले निकालना है, तो हमको कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं अभी हाल फिलहाल। तो आगे देखो, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, हालांकि ये मेंस में ही आएगा।
अगर हम बात करें आरआरबी की, अगर हम बात करें एसबीआई की, अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो सबसे बड़े पेपर यही होते हैं हमारे, और ये सारे पीओ के एग्जाम की बता रहा हूं मैं। तो उसमें भी अगर आपके पास सिलॉग्स आता है तो वो कुछ इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं भाई क्या कहानी है। अब आंसर मत बताइएगा, मैं इधर पे सॉल्व करवा रहा हूं आपको, समझो, जब मैं आपको टाइम दूंगा तब आंसर आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ऑल ए एंड बी आर सी। अब देखो ये कुछ अलग तरीके से नहीं पूछा है इसने, ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये कुछ अलग तरीके से नहीं पूछा गया है, यूजुअली ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है। सो दिस इज द मीन्स, बस इस बात का मीन्स हो जाता है ये। सो ऑल ए एंड बी आर सी, यानी कि ये पूरा ए और बी का पार्ट है, ये हमारा सी है। अब ये हमने कहीं सीखा नहीं था, हो सकता है काफी आप लोग ने, मैं आप जितने लोग बैठे हैं अंदर पे उनमें से भी काफी लोगों ने पहली बार स्टेटमेंट पढ़ा हो। हाँ जी बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट पढ़ा है? पढ़ा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट पढ़ा था तो आपको पता तो था कि इसमें करना क्या है। फर्स्ट टाइम पढ़ा है ना, लेकिन आपको पता था इसमें करेंगे क्या, हम यही करेंगे जो मैंने किया है, ये आपको उसी समय पता लग गया था, पता लग गया था ना? कैसे? बिकॉज यहां पे हमसे पूछा था लॉजिकली फॉलो एंड दिस चैप्टर इज लॉजिकल, ये हमारा चैप्टर लॉजिकल है। इसके पीछे अगर कोई कंसेप्ट होता ना तो ये नहीं कर पाते हम, क्योंकि सर ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट नहीं पता और आपको नहीं पता कि सीपी से एमपी कैसे बनता है तो आप नहीं कर सकते उस चीज को, बिकॉज वो कंसेप्ट है एक। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, ये लॉजिक है। तो जैसे ही तुमने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो तुमको पता पड़ गया ये बनेगा कैसे, समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा लॉजिक होता है भाई, समझे? अब देखो, ओनली अ फ्यू सी इज ई। अब देखो इसके पीछे का मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। अगर इस सेंटेंस को सिर्फ तुम पढ़ोगे ना, ओनली अ फ्यू सी इज ई, तो इसका मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू, केवल कुछ सीई है, तो बाकी का क्या? बाकी नहीं है। समझ में आया? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हो तुम, इसके पीछे की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो? अब इसको कैसे बनाओगे तुम? तो केवल कुछ सी जो है वो ई है, ओनली अ फ्यू, यानी कि केवल कुछ सी जो है वो ई है, तो केवल कुछ सी जो है वो ई है, यानी बाकी नहीं है, यानी सी का ये वाला पार्ट ई नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन ई का ये वाला पार्ट सी हो सकता है, उसने बोला है ओनली अ फ्यू सी, सीई नहीं है, लेकिन ई तो सी हो सकते हैं ना यार, हाँ या ना बताओ? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से, समझ में आया? कोई भी मैंने इधर पे आपको कंसेप्ट बताया, कोई भी थ्योरी बताई क्या? नो, जैसा वो बोल रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, नो बी इज एफ, कोई भी बी हमारा एफ नहीं है, तो ये बैठा बी। अब एफ मैं कहां बना दूं? एफ मैं अंदर बना सकता हूं, बाहर बना सकता हूं, इसके अंदर बना सकता हूं, मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी एफ को मैंने यहां बनाया, और कोई भी बी एफ नहीं है, यानी एफ के साथ बी का टच होना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया, बन गया। अब देखो उसने हमसे क्या पूछा, अब वो पूछता है कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी एफ इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी एफ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए कैन बी एफ। अब देखना जैसा जैसा वो बोलता जाएगा ना वैसा वैसा करते जाना। हम क्या करते हैं ना कंक्लूजन में, हम अपनी किताबें पलटते हैं, मन में दिमाग में किताबें पलटते हैं, किताबें पलट रहे हैं। क्या किताबें पलट रहे हैं? हम सोच रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि ये चीज कहां पड़ी थी, इस चीज में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसको पढ़ो और यहाँ पे जो डायग्राम बना है उसमें सेटिस्फाई करा के देखो, बस कहानी खत्म करो इसकी। तो उसने बोला कि ऑल ए कैन बी एफ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं सारे एफ ए को एफ के अंदर लेके आऊं तो मैं ये लेके आ सकता हूं, बिल्कुल लेके आ सकता हूं, आ सकता हूं ना लेके। लेकिन अगर मैं सारे के सारे ए को लेके आऊंगा तो बी का ये वाला पार्ट भी एफ के अंदर आएगा, आएगा कि नहीं? देखो ये बी का ही टुकड़ा तो है, तो ये वाला भी आएगा, तो यानी कि मैं सारे ए को एफ के अंदर लेके नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। मैंने अगर ये बी के अलावा पार्ट देखा तो मैं इतना पार्ट तो लेके आ सकता हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो मैं लेके आ सकता हूं, लेकिन मैं ये वाला पार्ट लेके नहीं आ सकता। अच्छा, अब मैं हर वर्ड में बोल रहा हूं सकता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या यहां पे तुम्हें ऑल ए जो है वो एफ के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं,
तो हमें अगर ए को एफ के अंदर लाना पड़ेगा तो पॉसिबिलिटी वर्ड चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी वर्ड इसने दे दिया, हमारा काम हो गया। अब अगर मैं सारे ए को एफ के अंदर लाऊंगा तो मैं नहीं ला सकता। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सारे के सारे ए जो है वो एफ के अंदर नहीं आ सकते, तो स्टेटमेंट सही तो बोल रहा है तुम्हारा, ऐसे पकड़ना है। नेगेटिव कंक्लूजन ऐसे पकड़े जाते हैं। जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? वो सही कह रहा है, सही कह रहा है तो ट्रू। फॉलो कर गया? समझ में आया? अगले देखो, सम सी कैन नॉट बी एफ, कुछ सी ऐसे हैं जो एफ नहीं हो सकते। अब सी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो एफ नहीं हो सकता? सी के अंदर बैठा है बी, तो सी का ये वाला जो टुकड़ा है ना पूरा, ये एफ नहीं हो सकता। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, ये ट्रू। अगला देखो, ऑल ई कैन बी सी, क्या सारे के सारे ई जो है वो सी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखो सी पूरा ई नहीं हो सकता, लेकिन सारा का सारा ई जो है वो तो सी हो सकता है ना, ये बिल्कुल सही है। सो ऑल फॉलो। समझ में आया? कोई थ्योरी है, कोई कंसेप्ट है? नहीं, जो है तुम्हारे सामने है, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती दोस्त। हालांकि मैंने इसके कंसेप्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, लेकिन वो सिर्फ डायग्राम बनाने तक के लिए सही है। अगर तुम उसके सॉल्यूशन करोगे तो वो सही नहीं है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर मैं बोलूं तुमसे कि ऑल ए कैन बी एफ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अब इसको अगर तुम सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ोगे ना तो दिन से हो जाएगा शाम, तुम इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि इसका आंसर तुम 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। कैसे? ऑल ए कैन एफ, तो सबसे पहले ए को बिठाओ। ए को उठाया, मैं सारे ए को एफ के अंदर लेके नहीं आ सकता क्योंकि मेरा बी इसके अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने क्या बोला? मैं सारे ए को एफ के अंदर लेके नहीं आ सकता। आप भी यही बोल रहे हो। कंक्लूजन में क्या बोला गया कि आप सारे ए को एफ के अंदर नहीं ला सकते। तो सही तो बोल रहा है ये, वही तो मैं बोल रहा हूं। ऐसे पता करते हैं दोस्त। सर पहले लगता था कि मेंस मेरे बस का नहीं है, एचपीडीएफ में बहुत मिस्टेक होते हैं। अच्छा, अभी लगता है कि मेंस क्लियर हो सकता है? अभी तुमको समझ में आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन हुआ है अभी हमारा। ऐसे पकड़ते हैं अपन, ऐसे आंसर निकालते हैं अपन। मैं एग्जामिनर में, जब मैं एग्जाम में जाता हूँ ना तो मैं क्वेश्चन से बात करता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी ने तो टाइप किया होगा। जो टाइप किया होगा उस समय, हो सकता है कि 1 महीने पहले उसने क्वेश्चन बना के रख दिए होंगे। मैं उस 1 महीने में फ्लैशबैक में जाता हूँ और उससे टाइम ट्रेवल करके बात करता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या गलत, क्योंकि मैं तो यार इसको सही मानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो, तो ट्रू हो गया। ये लॉजिक है, लॉजिक ही तो है ये। अगर आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन से बात कर पा रहे हो तो लॉजिक ही तो हो गया, कंसेप्ट तो कोई है ही नहीं। आ गया, अगला देखिए। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या बोला गया हमसे कि सम ऑल इज बैट, कि कुछ ऑल हमारे बैट है। हो गया। नो बैट इज स्पैरो, कोई भी बैट हमारा स्पैरो नहीं है। हो गया। नो स्पैरो इज हैन, कोई भी स्पैरो हमारी हैन नहीं है। हो गया। डायग्राम बनाना बड़ा इजी होता है, डायग्राम बनाना बड़ा इजी होता है। अगर बोलता कि ऑल ए कैन बी एफ इज अ पॉसिबिलिटी तो ट्रू होता, क्या गलत हो जाता? ऑल ए कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यानी जो तुम बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो ना, तो तुम फॉल्स हो गए। उसने बोला कि ऑल ए कैन बी एफ इज अ पॉसिबिलिटी। अब अपन को ये पता करना है कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हमें सिर्फ इसी की बात करना है, बस हमें सिर्फ इसी की बात करना है। अब देखो, चंदन तिवारी बोल रहे हैं नॉट अ पॉसिबिलिटी इक्वल्स टू रियल कंक्लूजन, ये तो तुम्हारा कंसेप्ट हो गया ना। मैं कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे अगर इसके 50 कंक्लूजन बना दूं तो वो 50 कंक्लूजन तुम सही या गलत बताओ ना। फिर कंसेप्ट वाली बात ही नहीं आ रही है दोस्त, तुम समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। इसने बोला ये, अब ये मेरे को प्रूव करना है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बस मेरा काम इतना ही है, बस इसको प्रूव करना है सही या गलत। ये बोलता है कि सारे के सारे ए जो हैं वो एफ हो सकते हैं, यही तो बोल रहा है ये। मैंने सारे के सारे ए को एफ के अंदर रखा तो बी का पार्ट भी आ रहा है, बी का पार्ट इसमें आ ही नहीं सकता, यानी सारे के सारे ए जो है वो एफ के अंदर आ ही नहीं सकते। तो यानी जो तुम बोल रहे हो वो तो गलत बोल रहे हो ना, तो ये हमारा डज नॉट फॉलो हो गया ना दोस्त।
मुझे एग्जामिनर से पूछना है कि जो तुम ये कंक्लूजन बोल रहे हो वो सही है या गलत है, वो बताएगा नहीं, तुम्हें पता करना है ये चीज। तो हाँ या ना में आंसर पता करना है उधर पे। स्लॉग्स यही है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्लॉग्स। अगर इससे ज्यादा तुम इसको दे रहे हो ना तो तुम सर पे चढ़ा रहे हो बस स्लॉग्स को, और जो भी सर पे चढ़ता है वो तो भाई सर पे चढ़ के तो फिर ऊधम किया जाता है, सर पे चढ़ के आंसर नहीं निकलते, सर पे चढ़ के सॉल्यूशन नहीं मिलते। बुझे? आ गया। तो हमने इसका स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, ऑल कैन बी बैट। उसने बोला कि सारे के सारे जो ऑल हैं वो बैट हो सकते हैं, ये पूछा उसने। अब हम बताएंगे भाई सही है या गलत है। क्या सारे के सारे ऑल बैट हो सकते हैं? अगर मैं सारे के सारे ऑल बैट के अंदर लाऊं तो मैं ये ला सकता हूं क्या? हाँ मैं ला सकता हूं, तो यानी तुम सही कह रहे हो। समझ में आया? यानी कि तुम सही कह रहे हो। बुझे? अब अगला आ जाओ। सम हैन इज आउल। कुछ हैन हमारी आउल है। तो हैन बैठी यहां, ऑल बैठे यहां, दोनों एक दूसरे से फ्री बैठे हैं, तो ये है क्या? नहीं है, तो ये हो गया गलत। ठीक है। तीसरा, नो आउल इज हैन, कि कोई भी आउल हमारा हैन नहीं है। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई थी क्या? इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई है क्या? जैसे बी और एस के बीच में डायरेक्ट लड़ाई है, एस और एच के बीच में डायरेक्ट लड़ाई है, तो ओ और एच के बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई है क्या? नहीं ना। तो यानी जो तुम बोल रहे हो वो तो गलत बोल रहे हो ना, लड़ाई है नहीं और तुम लड़ाई करवा रहे हो, तो तुम गलत बोल रहे हो। अब हमने एक चीज पढ़ी है भाई, सम और नो हो जाए, दोनों स्टेटमेंट में हमारे एलिमेंट सेम हो जाए, हम ईदर और मार देते हैं। सर अगर ओनली फ्यू होता फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं होता ना। अब समस्या यही तो है तुम लोग के साथ, ये जो अगर के चक्कर में तुम जो है ना वो सामने वाली चीज नहीं सीख पाते हो। अगर के चक्कर में ही तो सिलॉक्स गड़बड़ हुआ है दोस्तों हमेशा से। ये अगर वाली कहानी नहीं होती ना तो सिलॉक्स तो भाई साहब सबसे सुपर इजी टॉपिक है, अगर ये नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अगर के चक्कर में ही सारा कुछ गड़बड़ है मामला। उस क्वेश्चन में अगर उस अगर वाले क्वेश्चन की कंक्लूजन की जरूरत होती तो उसमें वो अगर वाला जरूर डाला जाता दोस्त। जितना पूछा जा रहा है, जितने कंक्लूजन है वो तो हमारे हो रहे हैं ना। हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ही 10 बना दूं ना, कंक्लूजन ही 10 बना दूं, वो अगर और मगर वाले सारे लेके, उससे चीजें सीखोगे थोड़ी ना फिर। बुझे? समझो चीजों को, क्योंकि वो सागर के चक्कर में दिक्कत हो रही है दोस्त। अब तुमको लगेगा मेरी बातें कि नहीं यार मेरी बातें गलत हैं, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। जितने टाइम से तुमने शायद तैयारी नहीं की है ना, मैं उतने के दुगने टाइम से तैयारी करके छोड़ चुका हूं, एग्जाम निकाल के छोड़ चुका हूं मैं उतने। और इस फंडे से, इस मेथड से। और मुझे पता है कि स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं और किस वजह से कंफ्यूज होते हैं, और वो वजह यही है। सिलॉग्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैंने यूजुअली स्टूडेंट्स में ये कमी पाई है हमेशा से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा हो जाता तो क्या होता सर? अगर तुमने ये पूछ लिया ना कि ऐसा हो जाता तो क्या होता सर, हालांकि मैं बता दूंगा, मैं तुमको अगर मेरे से तुम 10 कंक्लूजन यहाँ पे खुद से बना के पूछोगे ना, मैं 10 के 10 कंक्लूजन के आंसर तुमको बता दूंगा सही, कि कौन सही है कौन गलत है, कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, मैं सब बता दूंगा। लेकिन उसमें होता क्या है पता है, जब भी ये अगर वाली चीजें आती है ना तो जो सामने वाली चीजें है ना वो धुंधली हो जाती है। और एग्जाम आज नहीं है, एग्जाम 1 महीने बाद नहीं है, एग्जाम है 6 महीने बाद। तब तक तो ये समझ लो सब गायब है तुम्हारे दिमाग से। तो चीजें ऐसी करो कि बिल्कुल मजेदार रहे। अब तुमको पता है क्या, मैं सिलॉक्स कितने टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ? सिलॉक्स की लास्ट क्लास हुई थी जो हमारी, वो फाउंडेशन बैच में हुई थी, उसके बाद मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ सिलॉक्स। आपको क्या लगता है, क्या मैं पहले पूरे सारे ये फंडे पढ़ के आता हूं ना? पढ़ने की जरूरत ही क्या है, लॉजिक है पूरे। तुम मेरे से 5 साल बाद पूछोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम 20 साल बाद पूछोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा यार। क्यों? क्योंकि लॉजिक डेवलप्ड है ना दिमाग में। चीजों को समझो दोस्त। ओके, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया इसमें, और वो कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? वो कंसेप्ट हमने ये पढ़ा कि यहां पे जब भी सम और नो की कहानी होती है, सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारा ईदर और हो जाता है। अब ईदर और वही बात है ना, कंसेप्ट होते तो फिर बात ही अलग थी। ये तो मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है ये चीज, मैंने फाउंडेशन में ये चीज पढ़ाई है। लेकिन ये ईदर और क्यों होता है, ये कभी सोचने की कोशिश की तुमने?
तुमने सिर्फ चीजों को रट लिया ना कि जब भी नो और सम में स्टेटमेंट हो, मतलब दो कंक्लूजन नो एंड सम में हो और एलिमेंट हमारे सेम हो, तो हमने इधर और लगाना ये तो सीख लिया, लेकिन क्यों होता है इधर और वो नहीं सीखा ना, किसी ने सिखाया भी नहीं हमें, पता है क्या क्यों? क्योंकि लोगों को लॉजिक नहीं आते इसके, इसलिए उन्होंने सिखाया नहीं, अदरवाइज वो सिखा देते तुम्हें। मैं सिखाऊंगा, देखो अभी इधर और क्यों होता है। क्योंकि देखो, अगर मैं O और H को देखता हूं तो O और H दोनों एक दूसरे से फ्री बैठे हैं, फ्री बैठे हैं ना। पहला केस, केस फर्स्ट, अगर मैंने इसको बोला कि सम ORH, तो मेरा ये सही हो जाएगा, हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के लिए तो पूरी तरह से लड़ाई कराना पड़ेगी। होगा कि नहीं, सच सच बताओ, होगा? इसके सही होने से ऑटोमेटिकली ये गलत होगा। केस नंबर 2, अगर मैंने बोला कि नो ORH, तो जैसे ही ये वाला सही होगा ना, तो ऑटोमेटिकली सम वाला गलत हो जाएगा। अगर मैंने इनके बीच में पूरी तरह से लड़ाई करा दी, तो 1% भी इनको टच नहीं करा सकता मैं, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये इधर और होता है, जानते हो? अगर ये सही तो ये गलत, और ये गलत तो ये सही, इसलिए इधर और होता है। नहीं तो थोड़ा सा कोशिश करो सोचने की, इंडिविजुअली दोनों गलत हैं तो इधर और हो कैसे रहा है? इधर और इस वजह से हो रहा है। अगर सम सही तो नो वाला गलत, और नो सही तो सम गलत, इसलिए इधर और। क्योंकि इधर और वर्ड का मीनिंग यही होता है, इफ दिस देन नॉट दिस, इफ दिस देन नॉट दिस, बुझे? इसलिए इधर और लगता है। एलिमेंट सेम, ये वो, ये सब कहानी लिखने की बात है भाई, कॉपी भरवाना है, पेज भरवाना है, लिख लो, खूब बना लो कंसेप्ट वीडियो इसके ऊपर। लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो रियलिटी की बात में सब पीछे छोड़ देते हैं। अगर तुम क्रॉस क्वेश्चन भी करोगे कि इधर और होता क्यों है, वो यही बताएंगे। एक स्टेटमेंट सम में चल रहा है, दूसरा नो में चल रहा है, एलिमेंट सेम हो रहे हैं और दोनों इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं, ये 3 रूल अगर आपके फॉलो हो रहे हैं तो ये आपका इधर और होगा। लेकिन अब तुम बोलोगे भाई नहीं, फिर एक इसमें एक्सेप्शन और है, ऑल के साथ में आ जाए, इसके साथ में आ जाए, सम नॉट हो जाए, तब भी इधर और। अरे कुछ नहीं, सिंपल अपने दिमाग से पूछो ना यार, अपने दिमाग से पूछो कि क्यों इधर और हो रहा है ये। हम इतने भी भाई साहब बेकार थोड़ी ना है दिमाग से। अगर ये सही कर दिया ना मैंने कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, और अगर ये सही कर दिया मैंने कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दैट इज व्हाई दिस इज इधर और। सर गुस्सा मत होना, बट ये फाउंडेशन में हो गई थी चीजें। अब देखो यार, मेंस का बैच है, अब मेंस में जो मैं यहां सिखा रहा हूं वो शायद मैंने फाउंडेशन में नहीं सिखाई थी। फाउंडेशन में मैंने तुमको हर एक चीज सिखाई थी, लेकिन फाउंडेशन में ये चीज नहीं सिखाई थी जो तुम अभी सीख रहे हो। और अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन में हो चुकी है तो यू कैन लीव द क्लास ना, आप छोड़ सकते हैं क्लास, कोई जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये इधर और होता है, इसके पीछे कोई सिद्धांत या वो नहीं है कि पीछे इसका कोई कंसेप्ट है, सम आ जाए ये आ जाए। ठीक है, लिखने के लिए, समझने के लिए, रटने के लिए ठीक है भाई, रटने के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, रटना तो है ही नहीं अपने को, हर एक चीज में लॉजिक होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये था जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड ईदर वन, ईदर टू, सॉरी ईदर टू और 3। ठीक है, तो देख लेते हैं कहां पे, ओनली 2 नहीं, ये आंसर नहीं है। इधर 1 और 2 ये भी आंसर है, लेकिन उसके साथ 1 नहीं मिल रहा है हमें, ओनली 1, ये भी अकेला आंसर नहीं हो सकता है, नन फॉलो नहीं है, बी एंड सी, हाँ ये हो सकता है आंसर, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि इंडिविजुअली ये दोनों सही जा रहे हैं ना, तो बोथ बी एंड सी। ओके, क्लियर हुई कहानी? अभी कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे थे और एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी होती क्या है? 2 क्वेश्चन में तुम्हारे भ्रम क्लियर कर दिए दोस्त, बाकी आगे की तो बात ही अलग हो गई। सी में 1 एंड 2 है, हाँ हाँ सी में 1 एंड 2 है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ओनली सी आंसर जाएगा दोस्त। हमारा इधर और में सेकंड एंड थर्ड है ना, इधर और में सेकंड एंड थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
इधर और में सेकंड एंड थर्ड है हमारा, तो ये भी चीज हमें देखना पड़ेगी एग्जाम में, अदरवाइज इसमें भी हम क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन टिक करने में गलती ना करते बस। आ गया हो, अगला देखिए। देखो, सम प्लैनेट्स आर अर्थ, तो कुछ प्लैनेट्स हमारे अर्थ है, ठीक है। ओनली अ फ्यू अर्थ इज सन, तो ओनली अ फ्यू अर्थ इज सन, यानी कि पूरा अर्थ सन नहीं हो सकता, लेकिन पूरा सन तो अर्थ हो सकता है ना, सही है। ओनली सन इज गैलेक्सी, लो ये आ गया ओनली वाला क्वेश्चन, इसी की तलाश थी ना। ओनली सन इज गैलेक्सी, तो इसको रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा क्या, कि ऑल गैलेक्सी इज सन, और गैलेक्सी को कोई टच नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी को सिर्फ सन टच करेगा, क्योंकि ओनली सिर्फ सन इज गैलेक्सी, ठीक है। नो सन इज मिल्की वे, कोई भी सन हमारा मिल्की वे नहीं है, ठीक। अब देखते हैं भाई क्या कहानी है इसमें, ओके। तो कंक्लूजन देखो कौन सा है, यहां पे देखो क्या है, सम गैलेक्सी इज प्लैनेट, कुछ गैलेक्सी हमारी प्लैनेट है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गैलेक्सी बैठी, ये प्लैनेट बैठा। आगे अगला क्या है, सम गैलेक्सी इज अ प्लैनेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ गैलेक्सी, अब देखो ये जो बोल रहा है, जब भी नेगेटिव तुम्हारे पास कंक्लूजन आएगा ना, तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जामिनर से, हमें एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा ये तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, हमेशा जब जब नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, तुम्हारा कभी भी सिलॉक्स गलत नहीं होगा, अगर तुमने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये तुम्हारा 100% गलत होने वाला है। नेगेटिव कंक्लूजन में क्वेश्चनिंग किया करो, क्या है भाई, कि सम गैलेक्सी इज प्लैनेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ गैलेक्सी हमारी प्लैनेट हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तुम सही कह रहे हो या गलत, कह तो तुम सही रहे हो, ये क्यों सही कह रहे हो, ये इसलिए सही कह रहे हो कि गैलेक्सी हमारी प्रीति है, प्रीति, और सन हमारे कबीर सिंह, तो प्रीति को तो कोई टच कर नहीं सकता, तो गैलेक्सी को प्लैनेट टच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो तुमने ये सही तो बोल दिया, ओनली टू फॉलोज। तो जब भी नेगेटिव कंक्लूजन आएगा ना, तो आप क्वेश्चन करेंगे, भले ही वो पॉसिबिलिटी में हो, अदरवाइज किसी भी चीज में हो। इज दिस टफ? सर प्रीति कबीर सिंह बता दीजिए एक बार, प्रीति कबीर सिंह, यार देखो ये मैंने कंसेप्ट में बताया था आपको कि ओनली ये था ना, ओनली सन इज गैलेक्सी, तो इसको ऑल जी इज एस में कन्वर्ट किया। अब ये जी जो है ये प्रीति है, प्रीति ये है, जी प्रीति हो गई, और एस जो है ये हमारा कबीर सिंह हो गया, तो प्रीति को सिर्फ कबीर सिंह टच कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मूवी, है ना। नए स्टूडेंट को प्रीति समझ नहीं आया होगा। तो प्रीति को कोई टच नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता, कबीर सिंह भड़क जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने उस समय समझाया था आपको, खैर आप देख लेना एक बार फाउंडेशन में जाके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ, आ गया। अब देखो ये आ गए हम लोग कोडेड पे, है ना। अब कोडेड में भी देखो, अगर आप देखोगे तो कोडेड भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो कोड हमारे पहले दे दिए जाते हैं, ये एज अ डायरेक्शन हमारा होता है, और इसमें भी फॉलोज देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमारा पहले ही वाला चल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट कोड, देखो कोडेड फॉर्म में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूं। स्टेटमेंट नॉर्मल, कंक्लूजन कोड, ये तो हो गया पहला टाइप, स्टेटमेंट कोड, कंक्लूजन नॉर्मल, ये हो गया दूसरा टाइप, और तीसरा टाइप स्टेटमेंट कोड एंड कंक्लूजन भी कोड, तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे देखो स्टेटमेंट भी कोड में है और कंक्लूजन भी कोड में है, तो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है थर्ड टाइप का, क्योंकि इसमें कोड को पहले हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन अपन तो वेटरन के स्टूडेंट है भाई, अपन कन्वर्ट थोड़ी ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो सबसे पहले एक चीज जो तुम्हें बहुत अच्छे से देखना होती है कोडेड में, ये हमेशा हर टाइप के कोडेड क्वेश्चन में काम में आएगी, चाहे वो ब्लड रिलेशन के ऊपर कोडेड हो, चाहे वो डायरेक्शन के ऊपर हो, इनइक्वालिटी के ऊपर हो, तुम्हारा सिलॉक्स के ऊपर हो, किसी भी फॉर्म में अगर कोडेड है, तो कोडेड में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहले देखना होती है, वो इसका डायरेक्शन। तो देखो यहाँ जो कोड है वो ए टू बी 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 है,
तो इनकी जो मीनिंग है वो मीनिंग देखो, क्या ए टू बी है? हाँ, यहाँ ए टू बी है, बट यहाँ नहीं है, तो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ए टू बी है, यहाँ ए टू बी है, और यहाँ पे भी ए टू बी है। तो यानी जब जब स्टार आएगा ना, तब तब हमें थोड़ा सा उल्टा करना है मामला अपना। जब जब स्टार मिलेगा हमें, क्योंकि स्टार में उल्टा कोड दिया गया है। तो ये रफ शीट में लिख सकते हो कि स्टार पे ध्यान देना है दोस्त। ये रफ शीट में मैंने स्टार पे ध्यान दे दिया कि जब जब स्टार होगा तब तब मुझे उल्टा करना है मामला। ठीक है, चलो। तो अब क्या करोगे? अब सर इसके हमें क्या बनाना पड़ेंगे? इसको पहले हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे ना जी, डायग्राम ही तो बनाना होता है, तो पढ़ लो ना। ए डॉलर सीधा सीधा है। डॉलर देखो कहां पे, डॉलर हमारा यहाँ है, यानी कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी ए का ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट डायग्राम बनाओ ना। अगला बी एंड डी। अब बी एंड, एंड कहां पे है भाई? एंड ये रहा, यानी ऑल बी इज डी, ऑल बी इज डी, बी एंड डी दिया गया था ना, तो ऑल बी इज डी, तो ऑल बी इज डी। आगे सी एट द रेट, एट द रेट में क्या है कि सम सी इज डी, तो सम सी इज डी, ये बन गया ना। तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा जो लिखा था उससे सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राम बनाया हमने, ऊपर देखना पड़ा बस। आगे देखिए कंक्लूजन क्या है, सी एट द रेट ए। तो एट द रेट में क्या होता है कि सम सी इज ए, तो क्या कुछ सी हमारे ए है? नहीं है, सी ए बैठा, बी ए बैठा, है ना। अच्छा, सम सी इज ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो जाएगा। सी को हल्का सा बड़ा करके इस बी के साथ में टच करा दूंगा मैं, बिल्कुल हो जाएगा। प्रीति वाला कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, प्रीति है ही नहीं। अच्छा, डी स्टार ए। अब स्टार में हमें क्या करना है? उल्टा करना है भाई। जैसे यहां पे देखो, स्टार जब भी आता है तो यहां पे क्या करेंगे? ए स्टार बी था ना, तो पहले बी को पढ़ा हमने, तो सम बी यानी सम ए इज नॉट डी, सम ए इज नॉट डी, तो ए का ये वाला जो पार्ट है ना, ये डी नहीं हो सकता दोस्त। करेक्ट, बुझे? सम ए इज नॉट डी, ए का ये वाला पार्ट जो है ना, वो डी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो दिस इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर 2। कोडेड ऐसे करेंगे, बुझे? कोडेड ऐसे करेंगे। आ गया। अब देखो ये भी वैसी कोडेड है, ऊपर देखो क्या ये भी वही चीज है? हाँ वही चीज है, तो स्टार वाले में ध्यान देना है अपने को, बस बनाते हैं सीधा। तो डी येन जी, तो येन 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 में क्या होता है भाई? येन में होता है ओनली डी इज जी, तो ये हो जाएगा ऑल जी इज डी, तो ऑल जी इज डी, लेकिन ये हमारी प्रीति, ये ध्यान रखना भाई। समझ में आया? हाँ जी, पर सर सम ए इज नॉट बी है ना पिछले क्वेश्चन में, ये वाले में, ये वाले में बोल रहे हो क्या? एक सेकंड में देख लूं पहले। ओनली अ फ्यू किस में था? डॉलर में था ना, ठीक है। और इसने क्या बोला था? इसने बोला है सम ए इज नॉट डी, सम ए इज नॉट डी, यही है ना। अगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखें हम स्टार वाले से, क्योंकि देखो स्टार वाले में कंफ्यूजन होगा, पहली बात तो उल्टा लिखा है वो, तो स्टार वाले में कुछ कुछ तो हमें ध्यान से रखना पड़ेंगी चीजें, है ना। तो यहां पे उसने क्या बोला है? सम डी इज नॉट ए होगा ना। क्या कर रहे हो यार? ए स्टार बी का मीनिंग क्या दिया गया है? ए की जगह रखो डी, रख दिया। बी की जगह रखो ए, रख दिया। अब यहाँ पे क्या रखोगे? बी की जगह ए रख दिया, और यहाँ पे क्या रखोगे? डी रख दिया। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? सम ए इज नॉट डी। मैंने क्या बनाया है? सम ए इज नॉट डी, ये तो होना है। देखो ना, बनाए कि नहीं बनाए? यही तो ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी उल्टा मीनिंग आएगा ना कोड का, तो वहां पे यही सतर्कता बरतनी है आपको, ठीक है। अब इसने बोला कि सम ए इज नॉट डी, तो ए का कुछ पार्ट डी नहीं है, तो ए का कौन सा पार्ट डी नहीं है? तो ए का ये वाला पार्ट डी नहीं है ना, सही तो है ये। आपने उल्टा बना लिया उसको, आपने उल्टा बना लिया दोस्तों उसको, कोई बात नहीं, होता है, पहली क्लास है, होगा भी थोड़ा सा। इसे देखिए,
डी एट द रेट जेड। अब एट द रेट में क्या होता है भाई, सीधा सीधा कनेक्शन कि सम डी इज जेड। तो देखो इसको मैं उसी तरह से पढ़ता हूं जिस सीक्वेंस में ये लिखा है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। डी जेड लिखा था तो सम डी इज जेड, तो सम डी इज जेड। अब जेड डॉलर सी, तो जेड डॉलर सी में भी सीधा सीधा कनेक्शन कि ओनली अ फ्यू जेड इज सी, तो ओनली अ फ्यू जेड इज सी, ओनली अ फ्यू जेड इज सी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? अब आ जाओ कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे देखो भाई क्या है, डी यूरो एक्स, यूरो ये है आई गेस, ये है ना, तो डी यूरो एक्स, तो यहां पे ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? कि ऑल डी कैन बी एक्स, एक्स है ही नहीं हमारे पास। एक्स है क्या स्टेटमेंट में कहीं पे भी? एक्स है ही नहीं, कहीं नहीं है एक्स। हाँ। अगला डी एट द रेट एक्स, यानी सम डी इज एक्स, कुछ डी हमारे एक्स है, ये भी गलत हो जाएगा। एक्स है ही नहीं हमारे पास, तो ये तो नन हो गया ना हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक्स है ही नहीं तो चेक तो करना ही नहीं था। तो कुछ कहानी ऐसी भी। बोलो फटाफट, आगे आ जाए। सर डांटना मत, बट मैंने सुना था जो दिया नहीं है वो हमेशा सही होता है। मतलब ये वाला, एक्स अगर नहीं दिया है तो एक्स सही होता है? कैसे, कहां सुना था ये आपने? स्टेटमेंट में भी तो नहीं है कोई चीज, स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करोगे ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करोगे ना। यार अब देखो, अब पुनीत सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला आई डोंट नो, बट मैं भाई देखो लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ और लॉजिक तो यही कहते हैं। पुनीत सर जिस दिन से पेपर बनाने लग जाएंगे उस दिन से मैं मान लूंगा उनकी बात, या पुनीत सर जिस दिन से लॉजिक से पढ़ाने लग जाएंगे मैं मान लूंगा उनसे उनकी बात, और चाय पे जरूर बुलाऊंगा जिस दिन वो लॉजिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी तो फिर मैं यार देखो किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ले तो लिया, हाँ तो मैं तो हूं ही ऐसा, ले लिया तो क्या, कुछ गलत थोड़ी ना किया, मैं तो सही कर रहा हूँ, तुम गलत कर रहे हो, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। ओके, आ गया, अगला देखिए। अब यहां देखो, ये आ गए हम लोग अब किस पे, रिवर्स लॉक्स पे। ठीक है, अब रिवर्स लॉक करने की टेक्निक तुमको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो देखो बच्चों, कभी भी रिवर्स लॉक्स आ जाए एग्जाम में आपके बच्चों, ये टेक्निक लगाओ भाई साहब, फर्स्ट क्लास, इतना फास्ट आंसर करोगे कि उसकी कोई उम्मीद नहीं। अरे कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, विश्वास मानिएगा, जो ट्रिक लगा रहे हैं ना उनके गलत भी हो रहे हैं धुआंधार तरीके से, क्योंकि फिर ना तो सर आपके चेक करने आ रहे हैं उधर पे और ना मैं चेक करने आ रहा हूं उधर पे, है ना। लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। यार देखो ये एक्स है ही नहीं हमारा कहीं पे, डी का रिलेशन एक्स से बनेगा नहीं तो ये गलत, और एक्स भी नहीं है तो डी का रिलेशन एक्स से बनेगा नहीं तो गलत, तो नीदर वन नॉर टू, खत्म। ओके, चौथा वाला, चौथा वाला मैंने बता तो दिया है यार, कितनी बार करोगे अब उस चीज को। चौथे वाले में क्या बताना है मुझे? उसने यही तो पूछा था, सम इज नॉट बी, तो ए का ये वाला पार्ट जो है वो नहीं हो सकता डी, सही तो है। क्या रिपीट करना है भाई? आप फिर मेरे से बोलोगे सर पहला वाला रिपीट कर दो, फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएगी क्लास, रिपीट में चली जाएगी सारी चीजें। देखिए, ध्यान से देखना। अब इसमें काफी लोग ना ट्रिक बताते हैं, क्या ट्रिक बताते हैं? ट्रिक बताते हैं कि कभी भी रिवर्स लॉक जाए तो सबसे पहले तो लास्ट से चेक करो, कभी भी रिवर्स लॉक जाए तो लास्ट से चेक कीजिए। लास्ट से चेक करना है, मैं कराता हूं लास्ट से चेक, आ जाओ, लास्ट से चेक करना है ना तुमको।
तो यहां पे तो ये दे दिए गए ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन जो टिक करने वाले हैं वो ये है, यहां पे आप टिक करेंगे। कर लो लास्ट से चेक, कर लो लास्ट से चेक। एग्जामिनर भाई साहब तुमसे ऊपर है, उसने बोला मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट सही दे दिए हैं, अब करो लास्ट से चेक। तो ये सब कही सुनी बातें हैं कि लास्ट से चेक कर लो, स्टार्टिंग से चेक कर लो, ट्रिक लगा लो, ये लगा लो, कुछ नहीं होता भाई। एग्जामिनर जब अपने पे आता है ना तो वो अपने पे ही आ जाता है फिर, समझ रहे हो। खैर, अब इसमें देखो क्या दिया गया है। एग्जामिनर जब अपने पे आता है तो वो अपने पे ही आ जाता है फिर। तो यहाँ पे जो चीजें हैं हम तो वैसे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया, पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट चेक करता हूँ, इसका पूरा स्टेटमेंट बनाऊंगा। सम बी इज ए, कितने जल्दी बनता है स्टेटमेंट वो आपको पता है। नो वाई इज बी, ओनली अ फ्यू जेड इज एक्स, तो इसका नहीं पता। ओनली वाई इज जेड, सॉरी सम वाई इज जेड, ओनली अ फ्यू जेड इज एक्स। ठीक है, अब इसे चेक कर लो। सम बी कैन बी जेड, कुछ भी हमारे जेड हो सकते हैं क्या, हाँ ये सही हो सकते हैं, पहला वाला सही है। ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ये हमको पता करना है कि सारे के सारे एक्स जो हैं वो ए नहीं हो सकते। तो सारे के सारे जो एक्स हैं वो ए नहीं हो सकते, क्योंकि अगर करूंगा तो जेड का पोर्शन जाएगा, वाई का पोर्शन जाएगा। सही कह रहा है, नहीं गलत कह रहा है ये, क्योंकि एक्स को तो मैं पूरा पूरा इसमें डाल सकता हूँ ना, क्योंकि जेड का ही पोर्शन तो लेके जाएगा ना ये। तो ये तो हमारा नहीं हो सकते, गलत कह रहा है ये, गलत कह रहा है, क्योंकि मैं इसको अंदर डाल सकता हूं और तुम बोल रहे हो कि नहीं डाल सकता हूं। सारे के सारे एक्स को मैं ए के अंदर डाल सकता हूं, यस मैं डाल सकता हूं, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, नहीं डाल सकता हूं। तो तुम गलत बोल रहे हो यार, गलत बोल रहे हो, यानी कि तुम गलत हो गए। यानी पहला वाला जो हमारा आंसर है वो नहीं है, हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बुझे। तो नेगेटिव क्वेश्चन को ऐसे ही पूछोगे आप। अगला आओ, अब बी वाला चेक करते हैं भाई। बी वाले में क्या है, सम ए जेड, ठीक है, नो वाई इज जेड, ठीक है, सम बी इज वाई, ठीक है, नो इज ए एक्स, नो ए इज एक्स, ठीक है। चेक क्या कर रहे हैं, सम बी कैन बी जेड, कुछ बी हमारे जेड हो सकते हैं क्या, हाँ ये हो सकते हैं, ये सही है। ऑल एक्स, ऑल सॉरी ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो एक्स हैं वो ए नहीं हो सकते। सही बात है, क्योंकि इन दोनों के तो बीच की लड़ाई है, तो ये तो हमारा सही है, इसने सही बोला। पहला वाला क्या बोला था इसने, सम बी कैन बी जेड, क्या कुछ बी हमारे जेड हो सकते हैं, हाँ बी का ये वाला पार्ट जेड हो सकता है, ये भी सही है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये वाला आंसर हमारा हो गया दोस्त। बुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी चेक नहीं करना है, हमें बाकी भी चेक करना है, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो तीसरा चेक करो, सम एक्स इज जेड, ठीक है, ओनली जेड इज ए, ये बैठी प्रीति, ओनली जेड इज ए यानी ऑल ए इज जेड, और ये प्रीति है। सम बी इज एक्स, ठीक है, नो बी इज वाई, नो बी इज वाई, ठीक है। क्या चेक करना है, सम बी कैन बी जेड, कुछ बी हमारे जेड हो सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो एक्स हैं वो ए नहीं हो सकते, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये, सारे के सारे जो एक्स हैं वो ए नहीं हो सकते, ये सही कह रहा है वो, पता है क्यों, क्योंकि ए प्रीति है और प्रीति को टच कर ही नहीं सकते तुम, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। बूझे। अगला आ जाओ। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन में, तो फिर तुम कम टाइम लगा लो, फिर तुम कम टाइम लगा लो। बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तो मेंस में दिया जाता है ना वो चीज, प्री में क्यों नहीं दी जाती वो चीज। तुम कम टाइम लगा लो, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि तुम गलत करके जरूर आओगे, समझ रहे हो। टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन फिर वो गलत करके आओगे, फिर वो अलग बात है भाई, या फिर स्किप कर दो, या फिर स्किप करो, क्या चाह रहा है। अब तुम अगर ये भी स्किप करोगे, सीआर तुम स्किप करते ही हो, क्रिटिकल रीजनिंग,
पजल तुमसे चारों की चारों बनती नहीं है, वो भी स्किप करते हो कुछ ना कुछ, तो फिर मेंस देने जा क्यों रहे हो? मेंस देने जा क्यों रहे हो? सर इजी आना चाहिए ना, तो इजी तुम्हारे जैसे सारे स्टूडेंट कर लेंगे, फिर तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा? सिलेक्शन तो उनका होगा ना जो थोड़ी सी टफ चीजें और जो टाइम टेकिंग चीजें उनको भी जल्दी कर ले। सिलेक्शन तो उनका ही होगा ना, सिंपल सी बात है। 100 स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, 20 लोगों की वैकेंसी है। 100 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, 20 की वैकेंसी है। 100 के 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सबने 50-50 क्वेश्चन किए, किसका सिलेक्शन होगा? सबने 50 क्वेश्चन किए, सबके 50 मार्क्स आ गए, किसका सिलेक्शन होगा? किसका सिलेक्शन होगा? किसी का नहीं हो पाएगा ना। तो एग्जामिनर को एक नई प्रोसेस निकालना पड़ेगी, फिर उस समय एक नई प्रोसेस निकालना पड़ेगी, और वही प्रोसेस है हमारी प्री, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। इस वजह से ये प्रोसेस का इजाद हुआ है, पहली बात तो। दूसरी चीज, वहां पे अगर उसी में तुमको टफनेस बढ़ा दी जाए, तो अब ये जो 50 स्टूडेंट मार्क्स ला रहे थे ना सेम, अब इन 50 में से 20 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मार्क्स लेके आए 51, और बाकी 30 लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम में मार्क्स आए 50। कौन लोग सिलेक्ट हो जाएंगे? ये 20 सिलेक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। कैसे होगा ये? सिलॉक्स, जो रिवर्स सिलॉक्स था ना, एक एक्स्ट्रा करके आ गई है, सारे के सारे 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करने से सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। लिमिटेड होने से सिलेक्शन नहीं होता। समझ में आया? जब जब लिमिटेड रहोगे तब तब तुम्हारे चांसेस कम है सिलेक्ट होने के। जो सिलेबस में है वो पूरा करो, 100% करो, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता। अब ये चीज टफ नहीं है, तुमको खुद भी दिख रही है, टाइम टेकिंग है। फास्ट बनाओ ना फिगर, ये डायग्राम फास्ट बनाओ, डायग्राम फास्ट बनाओ, करो, क्या दिक्कत है? अगला देखो, ऑल एक्स इज वाई, बनाओ ना इसको फास्ट, लो। ऑल वाई जेड लो, सम बी इज ए। अब सम बी इज ए का कोई मतलब है ही नहीं, ये अलग से बनाना पड़ेगा, सम बी इज ए। अब चेक कर लो, सम बी कैन बी जेड, सम बी कैन बी जेड। हाँ, इनका रिलेशन में बना सकता हूँ, कुछ बी को जेड कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगला, ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एक्स जो है वो ए के साथ हो जाए, ये नॉट अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकते उसने बोला। ये गलत कह रहे हो तुम, हो सकते हैं वो, तो ये गलत हो गया हमारा। अगला चेक करो, ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, ओनली अ जेड इज ए, इसको बाद में बनाएंगे, नो जेड इज वाई, नो जेड इज वाई, ओनली अ फ्यू ए, सॉरी क्या बोला था, ओनली जेड इज ए बोला था ना, ए हमारी प्रीति हो गई। ऑल्सो नो बी इज वाई, नो बी इज वाई। अब इसे चेक करो, सम बी कैन बी जेड, कुछ भी जेड हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, सही है। अगला, ऑल एक्स बीइंग ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एक्स जो है वो ए नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते, तो उसने सही तो बोला, नहीं हो सकते, ए प्रीति है क्योंकि, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे आंसर क्या आएंगे? ऑल बी सी एंड ई, दिस इज अवर आंसर। देख रहे हो, मल्टीपल आंसर आ गए यहाँ पे। इसीलिए लास्ट से ऊपर से चेक करने का कोई सिद्धांत नहीं बनता है मेंस में, क्योंकि एग्जामिनर खिलाड़ी हो चुका है अब। एग्जामिनर अब खिलाड़ी हो चुका है, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है और क्या सोच के वो आ रहा है एग्जाम देने, और उसको कैसे हमें लपेटे में लेना है। आ गया, इसको देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको स्पीड तेज करना है और डायग्राम तेजी से बनाना है बस। अब इनको तो बाद में चेक करने की कहानी होती है, पहले इसको देख लो। ऑल शर्ट स्पीड, ऑल स्पीड इज शीप, सम शाउन इज शीप, ओनली अ फ्यू शाउन इज शीट। देख रहे हो तुम, सारे वर्ड देख रहे हो, वर्ड्स, वर्ड्स देख रहे हो, और मैं एक सेकंड भी नहीं रुकाऊंगा कि मैं वर्ड के लिए रुक जाऊं। मैंने सबको फटाफट 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 बना लिया। यही है कहानी। अब देखो, शम शीप कैन बी शीट, तो शीप कहां पे है? ये शीप है और ये शीट है, तो शम शीप कैन बी शीट, मतलब ये वाला कुछ पोर्शन इसके साथ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। ऑल शाउन बीइंग स्पीड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल शाउन बीइंग स्पीड, बीइंग स्पीड, स्पीड ये है, ये कभी नहीं हो सकते, गलत बोल रहे हो, ये तो हो सकते हैं, ये गलत है, और ये गलत है तो सीधा गलत है, आगे बढ़ जाओ। तीसरा चेक ही नहीं करना, कोई भी एक स्टेटमेंट गलत आ जाए तो सीधा आगे बढ़ो। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। अब अगला चेक करना है तुम्हें, लेकिन वही चीज है ना,
कि सेम वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज कर दूं मैं, जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास। अब अगला चेक करते हैं, शम शर्ट इज शीप, शम शर्ट इज शीप, ठीक है। अब यही दिक्कत है ना, शम शर्ट इज शीप, इस तरह से बनाता हूं, ठीक है। नो शीट इज शीप, नो शीट इज शीप, शर्ट को ऐसे लिख देता है बस। ओनली अ फ्यू शाउन इज स्पीड, ओनली अ फ्यू शाउन इज स्पीड, इसको नहीं बनाते अभी, आगे देखो, सम शीट इज शाउन, सम शीट इज शाउन, ओनली अ फ्यू शाउन इज स्पीड, ये है कहानी सही। अब देखो, सम शीप कैन बी शीट, कुछ शीप ऐसी हैं जो कि हमारी शीट हो जाए, ये है शीप और ये है हमारी शीट, हो सकती है क्या ये? नहीं, गलत है ये तो, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो रखी है भाई, तो ये गलत हो गया। आगे चेक करो, अगला क्या है, अगला बोलता है ऑल स्पीड इज शर्ट, ऑल स्पीड इज शर्ट, ठीक है। सम शीप इज शर्ट, सम शीप इज शर्ट, ऑल शीप इज शाउन, ऑल शीप इज शाउन, नो शीट इज शाउन, नो शीट इज शाउन। चेक करो, सम शीप कैन बी शीट, कुछ शीप ऐसी हैं जो कि हमारी शीट हो जाएं, ये हो सकती है क्या? नहीं, इसके साथ लड़ाई है तो इसका कोई भी पार्ट इसके साथ नहीं जाएगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया तो बस ये भी गलत हो गया, आगे बढ़ जाओ। देख रहा हो इतना टाइम लगता है, दिस इज नॉट टाइम टेकिंग। विकास, विकास पूछ रहे थे ना कि सर ये टाइम टेकिंग है, दिस इज नॉट टाइम टेकिंग दोस्त। सर शम शर्ट इज शीप है सेकंड वाला, शम शर्ट इज शीप, तो शम शर्ट इज शीप सही तो बना है। अच्छा सम है क्या, लो सम बना दो, शम बना दो, तब भी वो पहले वाले में तो गलत हो ही गया। सम का पॉसिबल डायग्राम बना दिया था वो अपन ने, क्या दिक्कत है उसमें? सम का पॉसिबल डायग्राम यही तो होता है, हम ये भी तो बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे आओ। अब यहाँ पे ये बोल रहे हो तुम कि शम शीप कैन बी शीट, तो वो तो हमारा शीप ये था और शीट ये था, तो वो तो गलत हो ही रहा है हमारा, है ना। खैर तीसरा देखो, तीसरा भी हमने चेक कर लिया, अब हमें देखना है चौथा। चौथे में क्या है, अब दिक्कत यही ना, ये चैट बॉक्स ऊपर आ रहा है बार बार, रुक जाओ। हाँ, शम शर्ट इज स्पीड, तो शम शर्ट इज स्पीड, ऑल स्पीड इज शीट, ओनली अ फ्यू शर्ट इज शीप, ओनली अ फ्यू शर्ट इज शीप, ठीक है। नो शीट इज शाउन, नो शीट इज शाउन। चेक करो, सम शीप कैन बी शीट, तो ये रही शीप और ये रही सीट, ये हो सकती है, हाँ पहला वाला सही है। आखिरी वाला चेक करता हूं फिर दूसरा चेक करूंगा, सम शर्ट इज शाउन, सम शर्ट, ये शर्ट है ये, और ये शाउन है, ये गलत है, तीसरा वाला गलत है, बस हो गया। ये पॉसिबिलिटी वाला मैंने चेक क्यों नहीं किया, मेरे को नहीं करना चेक, क्यों नहीं करना चेक, नहीं करना भाई, क्यों नहीं करना भाई, इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं बाकी वाला चेक कर लूंगा ना, तीसरा वाला चेक करूंगा ना, शम शर्ट इज शाउन, शर्ट कहां पे भाई, ये है, और शाउन कहां पे, ये है, ये दिख रहा है क्या तुमको इसके साथ में होता हुआ? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो गलत हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, समझ में आया। अब आखिरी वाला चेक कर लेते हैं, ऑल शीट, ऑल शीट इज शाउन, अरे यार अब तो मैं थक गया इस वाले क्वेश्चन में। सम शीप इज शीट, सम शीप इज शीट, इसको छोड़ो, सम शीप इज शीट, ये हो गया। नो शर्ट इज स्पीड, नो शर्ट इज स्पीड है ही नहीं अभी अपने पास, ऑल शीप इज शर्ट, ऑल शीप इज शर्ट, और नो शर्ट इज स्पीड। अब चेक करो, सम शीप कैन बी शीट, तो सम शीप कैन बी शीट, हाँ ये तो है हमारे पास, ये पहले से है हमारे पास, सम शीप इज शीट, अगर ये पहले से है तो सम शीप कैन बी शीट कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना हमारा, जब उसकी डायरेक्ट हमारा कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, तो ये गलत हो गया हमारा, बस गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, बाकी चेक नहीं करना है, तो नन इज द आंसर। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है दोस्त, मुझे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है ये, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, वही था ये क्वेश्चन। आगे आए, एक एक और है ऐसा टंग ट्विस्टर, ऊंट ऊंचा ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। 5 बार बोलना क्लास के बाद।
आ गया है खड़क सिंह वाला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और तीतर के ये दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। और कोई है टंग ट्विस्टर? बिटी कोटा बिटर बिटर। अरे यार तुम ठीक है यार, अब तुम यही करवाते रहोगे मेरे को। रीजनिंग पढ़ाने आए हूँ, टंग ट्विस्टर पढ़ाने आए हूँ। चलो इसमें आ जाओ। आ, देखो, अब जैसे ही ये क्वेश्चन पहली बार तुम देखोगे, दर्शी बोल रही है खत्म सिंह। ठीक है। अब जैसे ही ये वाला जब तुम्हारे पास कोडेड फॉर्म में आएगा ना क्वेश्चन, तो तुमको लगेगा यार इनइक्वालिटी है यार, मजा ही आ जाएगा। ई एफ से ई जाना है, एफ से ई जाना है, ओके। ई से एफ जाना है, ई से एफ जाना है। ये ना 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 ना, ये कोडेड सिलॉग्स है भाई साहब। देखने में तुमको लगे अरे यार खटाखट कर देते हैं कंक्लूजन, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। समझ रहे हो? तो ये पहली बात तो धोखा है तुम्हारे लिए, आंखों का धोखा भाई साहब। तो क्या है कहानी इसमें? कहानी ये है कि कोडेड फॉर्म में है। अब कोडेड फॉर्म में हम एक चीज देखते हैं, क्या? कनेक्शन। सो ए टू बी ए टू बी ए टू बी ए टू बी ए टू बी, इस साइड तो ए टू बी है, इधर देखो ए टू बी बी टू ए टू बी बी टू ए बी टू ए। आए हाय हाय हाय। तो हमें इसमें ध्यान रखना है, हमें इसमें ध्यान रखना है, और हमें इसमें ध्यान रखना है। इधर पे उल्टे कनेक्शन है तीनों जगह। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, और इसमें ध्यान रखना है। ये बना लोगे पहले से, इन तीनों में हमें ध्यान रखना है क्योंकि उल्टे कनेक्शन है। रफ शीट में ये बना लेना, ये एग्जाम की कहानी है। आगे देखो, अब C लेस देन D। अब C लेस देन D का मतलब उल्टा है कनेक्शन, यानी कि नो D इज A। देखो नो D इज A, बुझे? सो नो D इज A नहीं, नो D इज C। नो D इज C हो गया। आगे D ग्रेटर देन E। अब ग्रेटर देन में हमको ध्यान नहीं रखना है, तो सम D इज E। तो सम D इज E, ये बन गया। इक्वल में ध्यान रखना है, उल्टा बनेगा कनेक्शन कि सम E, देखो सम F हो जाएगा, सम F इज नॉट E। तो सम F उल्टा होगा ना कनेक्शन। तो सम F, F का ये वाला पोर्शन इज नॉट E। F का ये वाला पोर्शन, सम F इज नॉट E। ठीक है, क्लियर? तो ये तो बन गया डायग्राम। अब अपने को चेक करना है भाई। अब चेक क्या करना है, उसमें भी देखो कोडेड है। चेक तो करना है लेकिन उसमें भी कोडेड है, देखिएगा। ई स्मॉलर एंड इक्वल एफ, स्मॉलर एंड इक्वल में क्या होता है, फिर से ध्यान रखना है। यानी कि क्या ध्यान रखना है, उल्टा होगा। ऑल एफ कैन बी ए, सारे के सारे एफ जो है वो ई हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एफ का ये वाला पार्ट तो ई है ही नहीं ना। अच्छा, ग्रेटर एंड इक्वल वाले साइन में ध्यान नहीं रखना है, और उसमें बोला है कि सम ई यानी ओनली अ फ्यू ई इज एफ। ओनली अ फ्यू ई इज एफ, यानी ई का कुछ पार्ट एफ है, हमको तो नहीं दिख रहा। अच्छा, अब ओनली अ फ्यू में दो चीजें निकलती हैं। ओनली अ फ्यू में दो चीजें निकलती हैं, या एक तो कुछ पार्ट ई का एफ है, और दूसरा कुछ पार्ट ई का एफ नहीं है। ये दोनों ही चीजें हमारी सही होना चाहिए। तो ई का कौन सा पार्ट एफ है? कोई भी नहीं। और ई का कौन सा पार्ट एफ नहीं है? कोई भी नहीं। एफ की तरफ से नेगेटिविटी थी, ई की तरफ से कोई लड़ाई नहीं है भाई। तो ये गलत हो गया हमारा, है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, नीदर। ये सही है यार, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे दो कोडेड, और परेशान कर दो बच्चा पार्टी को। सर कैसे समझेंगे कि इनइक्वालिटी आर सिलॉग्स? अरे राम, ए ग्रेटर देन बी इज कोडेड एज सम इज बी, नो इज ए, ओनली अ फ्यू, ऑल, सम। ये कहां दिए जाते हैं? ये तो सिलॉग्स में दिए जाते हैं। क्या कर रहे हो? डायरेक्शन तो पढ़ोगी ना कि सीधा क्वेश्चन करने लग जाओगे? ये तो पढ़ोगी ना, ये कोड तो पढ़ोगी ना एक बार। सेकंड कंक्लूजन रिपीट कर दूं। सेकंड कंक्लूजन था कि ई इज ग्रेटर देन एफ। अब ग्रेटर देन में क्या होता है कि ओनली अ फ्यू ई इज एफ। तो ओनली अ फ्यू ई इज एफ, इसका मतलब दो कंक्लूजन, मतलब एक्चुअल में दो स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर छुपे हुए। पहला सम ई आर एफ, दूसरा सम ई आर नॉट एफ।
तो सम ई आर एफ, क्या कुछ ई तुमको एफ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो बस यहीं पे गलत कर दो ना यार, पहले ही गलत हो गया तो बाकी दूसरा सही भी होगा, तो कर भी क्या लोगे? पूछे? हाँ जी, आगे आ जाओ। धोखा, इनिक्विटी बोल के मेरे को तुम सिलॉक्स पढ़ा रहे हो, धोखा करते हो, धोखेबाज इंसान हो यशराज तुम। आगे देखिए क्या बोला है इसमें। अब देखो इसमें भी कनेक्शन देखना पड़ेंगे, कौन सा कनेक्शन हमारा उल्टा बैठा है। एक तो ये उल्टा बैठा है, एक ये उल्टा बैठा है, और एक ये उल्टा बैठा है। ठीक है, तो इस उल्टे वाले को ध्यान से समझेंगे अपन। तो देखो ग्रेटर वाले में तो, ग्रेटर एंड इक्वल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें है ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, तो ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई। ठीक है, y ग्रेटर, ग्रेटर में भी नहीं है, सम y इज t, तो सम y इज t। ठीक है, t स्मॉलर, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि नो o इज t, नो o इज t, यानी कि कोई भी o हमारा t नहीं है। लेकिन इसमें अगर उल्टा नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर ही होता है मामला, बातचीत। खैर यहां पे आ जाओ, स्मॉलर एंड इक्वल में भाई हमको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ऑल बी कैन बी ए का मतलब हो जाएगा ऑल एक्स कैन बी ओ, सारे के सारे एक्स जो है वो ओ हो सकते हैं क्या? सारे के सारे एक्स अगर मैं उठा के यहाँ पे रखता हूं तो बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ पे स्मॉलर वाले साइन को भी हमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा, बोलता है कि नो ओ इज एक्स, कोई भी ओ एक्स नहीं है, इन दोनों की कोई लड़ाई है ही नहीं हमारे पास, तो तुम गलत बोल रहे हो, यानी और गलत बोल रहे हो तो ओनली वन इज द आंसर। सिलॉक्स इज नॉट टफ एनीमोर, क्या कहते हो पब्लिक? सिलॉक्स इज नॉट टफ एनीमोर। अगर तुम उसको लॉजिक की तरह से समझते हो तो, और अगर तुम उसको थ्योरी की तरह समझते हो, अगर तुम उसको इस तरह से समझते हो कि ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो फिर ये जिंदगी भर तक टफ बने रहेंगे तुम्हारे लिए। और अगर तुम सिर्फ इसको लॉजिक की तरह समझोगे और कुछ नहीं समझोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन की क्लास भी नहीं देखी अब तक, बट सब समझ में आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए तो बोला था तुमको कि अगर तुमने नहीं भी देखी है तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको बेसिक से ही कंसेप्चुअली बताऊं। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, 3:30 बजे से क्लास ले रखा हूं मैं, 1.5 घंटा हो गया, 9 क्वेश्चन करे हैं। क्यों? उसका रीजन यही है दोस्त, कि आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, आप उसके पीछे के लॉजिक्स भी बनाना सीख रहे हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। चाय खत्म हो गई, लेकिन समस्या बस ये है, एक चाय और मिल जाती तो मजा ही आ जाता दोस्त। ये चाय नहीं, ये एनर्जी ड्रिंक है। आगे आओ, चलो। अब ये हमारा है रिवर्स लॉग्स, इसको तो आप लोग अब देखो, 2 मैं आप करवा चुका हूं आपको, इसको आप लोग होमवर्क से करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? बस डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लेना, हमको कौन सा निकालना है, ट्रू निकालना है कंक्लूजन, विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज ट्रू, तो ट्रू वाला निकालना है। कभी कभी वो फॉल्स भी पूछता है इसमें, तो डायरेक्शन अच्छे से करेंगे अपन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग होमवर्क से करेंगे। नाउ इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कंक्लूजन, बहुत सारे स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑल टाउन आर विलेज, तो ऑल टाउन आर विलेज, नो विलेज इज फॉरेस्ट, कोई भी विलेज हमारा फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, मान लिया। आगे, सम फॉरेस्ट आर रिवर्स, कुछ फॉरेस्ट हमारी रिवर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन का जो डायग्राम है ना, वो बड़ा तेजी से बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम फॉरेस्ट आर विलेज, कुछ फॉरेस्ट हमारे विलेज है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते यार, गलत है। क्यों? लड़ाई हो रखी है, सीधी सीधी लड़ाई हो रखी है, ये तो गलत है। आगे, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, उसने बोला कि कुछ फॉरेस्ट हमारे विलेज नहीं है। सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज बोला उसने। अब इस बार ध्यान से देखिएगा, देखो क्वेश्चन अब देखने में जितना इजी लग रहा है, एक्चुअल में क्या उतना इजी है? ये एक्चुअल में उतना इजी है क्या? नहीं। तो यहां पे बोला उसने कि सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, तो देखो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो गलत तो तुम भी हो भाई, गलत तो तुम भी हो, क्योंकि पूरा ऑल के साथ में हमारी लड़ाई थी, है ना? तो गलत तो तुम भी हो। लेकिन अगर मैं तुमको ध्यान से एक चीज बताऊं, सम फॉरेस्ट आर विलेज अगर मैं कर दूं तो ऑटोमेटिकली सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज हो जाएगा, और सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज कर दूं तो ऑटोमेटिकली सम फॉरेस्ट आर विलेज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना?
समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं कि सम फॉरेस्ट आर विलेज, कर दिया, सम फॉरेस्ट आर विलेज अगर मैं कर दूं, तो मेरा सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, हो जाएगा, यानी ये गलत होने पे ये सही। और अगर मैं बोल दूं कि सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, यानी ओनली अ फ्यू कर दूं, ये वाली चीज कर दूं, तो फिर मेरा ये वाला सही हो जाएगा। मतलब इसके सही होने पे ये गलत और इसके सही होने पे ये गलत। और ये किस चीज की निशानी है? किस चीज की निशानी होती है ये? ईदर और की। समझ में आ रहा है? इसलिए ईदर और की कंसेप्ट मत रटो, ईदर और की लॉजिक समझो। ईदर और के कंसेप्ट नहीं समझना है, ईदर और की लॉजिक समझना है तुम्हें। तो ये दोनों तो आ गए भैया ईदर और में, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आगे क्या बोला है उसने? आगे बोलता है सम रिवर्स आर नॉट विलेज, कुछ रिवर ऐसी हैं जो विलेज नहीं है। अच्छा, रिवर का कौन सा पोर्शन? रिवर का ये वाला जो पोर्शन है ना, वो हमारा विलेज नहीं है, तो दिस इज करेक्ट। आगे, ऑल विलेज आर टाउन, सारे के सारे विलेज जो है वो टाउन है क्या? अरे नहीं यार, सारे के सारे टाउन विलेज है, तो ये गलत है। समझ में आया? बट सर अगर सम नहीं, ऑल नहीं होगा तो सम भी नहीं होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, जब ऑल विलेज फॉरेस्ट नहीं है तो भाई सम फॉरेस्ट आर विलेज, ये तो हमारा फिर सही हो जाना चाहिए। भाई देखो, अगर मेरे को यहां से ये लड़ाई दे रखी है इन्होंने, ये लड़ाई दे रखी है, ठीक है। अब तुम बोलते हो सम फॉरेस्ट आर विलेज, तो ये मेरा गलत हो गया, मान लिया। अच्छा, फिर तुम बोलते हो सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, तो ये तो एक तरह से रीस्टेटमेंट की वजह से गलत हुआ ना, क्योंकि सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज जब पूरी ही तरह से लड़ाई है तो ये तो गलत होना ही होना है, रीस्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली इन कंक्लूजन्स को देख रहा हूं, अगर ये चीज मैं सही करूंगा तो ये गलत होगा, और ये सही होने पे ये गलत होगा, अकॉर्डिंग टू नो और सम वाली कहानी। सेकंड फॉलो कर रहे हैं? क्या कर रहे हो यार? सेकंड फॉलो कर रहे हैं? मैं पूछूंगा फिर तुमसे, चलो आप। सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, फॉरेस्ट का कौन सा पार्ट विलेज नहीं है? फॉरेस्ट का कौन सा पार्ट विलेज नहीं है, बताओ मेरे को। ऑल पार्ट ना, तो फिर ये संबाला गलत नहीं होगा? जब पूरा ही विलेज नहीं है तो ये संबाला तो गलत हो जाएगा ना, तुम गलत बोल रहे हो यानी। समझ में आया? अगर तुम मेरे को बोलते ना कि नो विलेज इज फॉरेस्ट या नो फॉरेस्ट इज विलेज, तो फिर वो अलग बात होती, तो ये गलत हो जाएगा ना। तुमने पूरा क्यों नहीं बोला? तुमने सम कैसे बोल रहे हो तुम? तो तुम गलत बोल रहे हो ना। हम एग्जामिनर से हाँ या नहीं तो पूछते हैं नेगेटिव वाले में, ये तो गलत तुमको दिख रहा है। लेकिन नेगेटिव वाले में तो हम हाँ या ना पूछते हैं उससे, जब भी नेगेटिव हमसे पूछा जाएगा हम हाँ या ना पूछेंगे। तुम गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? तुमने बोला कि फॉरेस्ट का कुछ पार्ट विलेज नहीं है, मैंने चेक किया, मैंने देखा नहीं यार तुम तो गलत बोल रहे हो, फॉरेस्ट तो पूरे ही विलेज नहीं है। चीजों को समझो, लॉजिक कंसेप्ट पे नहीं जाओ दोस्त, थ्योरी गड़बड़ करा देगी तुम्हारी। ओके, अब मैं आया इन दोनों पे। अब मैंने क्या देखा, दोनों में मेरे को एलिमेंट सेम दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। और जब भी ये नेगेटिव पॉजिटिव दिखता है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो, ये दोनों मिलके बनता है हमारा ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू के अंदर ये दोनों ही अंतर्निहित होते हैं, होते हैं ओनली अ फ्यू। अब ओनली अ फ्यू के अंदर दोनों अंतर्निहित होते हैं, यानी ये होगा तो ये नहीं, और ये होगा तो ये नहीं। और यही कहानी है कि हमारा ये दोनों जाएगा ईदर और में। तो इधर और में ये दोनों चले जाएंगे। अब आंसर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिए गए, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, तो ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ये बात पूछे भाई टेलीग्राम पे, लेकिन फीडबैक चाहिए आज फिर से अपन को, मैं रोज मांगूंगा। और तुम लोग ने अभी तक रिव्यू नहीं दिया यार, कुछ कुछ लोगों ने तो दे दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। रिव्यू भी दे देना बैच में। आगे आओ, 7 बजे HPDF वालों की गाइडेंस क्लास भी है आज, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए अब। देखो क्या बोलता है, नो मंथ इज ईयर, ठीक है। नो ईयर इज सेकंड,
ठीक है भाई, ये हमारे को दे दिया गया इसने। अब देखो, ऑल मंथ्स आर सेकंड, क्या सारे मंथ तुमको सेकंड दिख रहे हैं? नो सेकंड इज मंथ, क्या कोई भी सेकंड मंथ दिख रहा है तुमको? इन दोनों के बीच कोई लड़ाई दिख रही है क्या? डायरेक्ट लड़ाई है इन दोनों के बीच में? कोई नहीं है, तो ये भी गलत है। अब आ जाती है बात, क्या एलिमेंट सेम दिख रहे हैं सर? अब एलिमेंट सेम दिख रहे हैं हमें, है ना, ध्यान से सुनना, एलिमेंट अब हमको सेम दिख रहे हैं। तो अगर मैं ऑल मंथ आर सेकंड कर दूं, अगर मैं ऑल मंथ आर सेकंड कर दूं, तो ऑल मंथ आर सेकंड अगर मैं करूंगा तो मेरा नो सेकंड इज मंथ जो है वो गलत हो जाएगा। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ऑल मंथ आर सेकंड अगर मैं सही कर दूं, तो इसका डायग्राम मेरा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो मेरा नो सेकंड इज मंथ हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये सही होने पे ये हमारा गलत हो रहा है। पहली कंडीशन ये, केस 1। केस 2 देखो, अगर मैं नो सेकंड इज मंथ कर दूं, नो सेकंड इज मंथ अगर मैं कर दूं सही, ठीक है, मतलब ये वाली चीज अगर मैं सही कर देता हूं तो ऑल मंथ आर सेकंड्स हमारा गलत हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो फटाफट, होगा कि नहीं होगा? कौन सी कहानी है ये कहानी पढ़ी है हमने दोस्त? ये कहानी पढ़ी पढ़ी सी लग रही है हमको, नहीं लग रही है? फिर से बताऊं? देखो फिर से बताता हूं, अभी तुमको पकड़ में आ गया होगा। कंडीशन नंबर पहली मैंने लिया कि मैं इसको सही करता हूं, ठीक है, देखो इंडिविजुअली तो ये गलत हो रहे हैं, ये तो अपन को पता है। अगर मैं इसको सही करता हूं तो ये मेरा गलत होना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है भाई, ऑल मंथ्स आर मैंने सेकंड कर दिया, तो दूसरा वाला पढ़ो, नो सेकंड इज मंथ, नो सेकंड इज मंथ, ये तो गलत हो जाएगा। और अगर मैं इसको गलत करता हूं तो इसको सही करता हूं, इसको सही करता हूं, मैं इसको सही करूंगा तो क्या नो सेकंड इज मंथ होगा, तो ऑल मंथ्स आर सेकंड ये गलत हो जाएगा। सही है, तो अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो हमारा आंसर इधर और हो गया ना, बुझे? ये है इधर और का कंसेप्ट, एक्चुअल में लॉजिक। और ये कब देखते हैं? जब हमको एलिमेंट सेम मिल जाए, हमें तभी तब चेक करना है, ये हमेशा चेक नहीं करना है ये चीज। क्लियर हुआ अब इधर और? इसलिए क्वेश्चन नंबर 11-12 इकट्ठे दिए गए थे और आपको समझाने के लिए। आगे आओ। हाँ 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 हाँ, इधर नॉर दिया गया है, क्या कह रहे हो? इधर कंक्लूजन 1 नॉर 2, देखो यहाँ पे नॉर दिया गया है, इधर कंक्लूजन 1 नॉर 1, इंग्लिश गलत है वो, मतलब टाइपिंग एरर है वो, है ना? ये एक्चुअल में यहाँ पे और होगा और यहाँ पे सेकंड होगा, टाइपिंग एरर है वो, कंक्लूजन सी। लेकिन पकड़ लिया चंदन तिवारी ने, वेरी गुड, लेकिन वो टाइपिंग एरर था। इधर के साथ नॉर कैसे आ जाएगा भाई? इंग्लिश की क्लास की जरूरत है फिर तो हमको। इधर के साथ जब जब इधर आता है प्यारे बच्चों, तब तब हमारा और आता है प्यारे बच्चों। ये दोनों हमको पकड़ के चलना है, कनेक्टर्स बोलते हैं क्या इनको? ये दोनों कनेक्टर्स हमें पकड़ के चलना है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले हम 2 मिनट के लिए प्रे करेंगे। प्रे करने से एग्जाम निकल जाता तो मजा ही आ जाता है यार। आ गया। देखिए, ऑल टाउन्स आर विलेज, ऑल टाउन्स आर विलेज, ठीक है भाई। नो विलेजेस फॉरेस्ट, नो विलेजेस फॉरेस्ट, ये तो देखा देखा लग रहा। सम फॉरेस्ट आर रिवर, ये क्वेश्चन अभी देखा है हम लोग ने। अब वही है क्वेश्चन या कुछ अलग है तो वो नहीं पता। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखा ना हम लोग ने, कंक्लूजन सेम है अगर तो फिर वही क्वेश्चन है। सम फॉरेस्ट सम रिवर ऑल टाउन, सम फॉरेस्ट सम रिवर ऑल टाउन, वही है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट है भाई, रिपीट है। अगला आ जाओ फिर इसी बात पे, इसे देखिए। अब इसमें क्या है भाई, ये स्टेटमेंट है और यहां पे उसने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली डज नॉट फॉलो द अबव स्टेटमेंट, यानी इन 5 में से कोई एक ऐसा कंक्लूजन होगा जो डेफिनेटली फॉलो नहीं कर रहा है। ये हुई ना बात। सो वेरी फ्यू पेंसिल इज प्लांट। अब वेरी फ्यू क्या होता है भाई?
वेरी फ्यू क्या होता है? वेरी फ्यू कुछ नहीं होता, वेरी फ्यू सम होता है भाई। तो सम पेंसिल इज पेंट, पेंट ना पेंट, 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 हाँ, तो सम पेंसिल इज पेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पेंट सही वर्ड है या पेंट्स? पेंट सही वर्ड है। एक पैर की पेंट खरीदने गए हो क्या कभी? लगे हाथ तुमको इंग्लिश भी सिखा देता हूं मैं। तो पेंट इज रॉन्ग वर्ड, पैंट्स इज करेक्ट वर्ड। मैं पेंट लेने जा रहा हूं, क्यों भाई? लेफ्ट पैर की लेने जा रहा हूं कि राइट पैर की लेने जा रहे हो? खैर, नो पेंट इज प्लान, कोई भी पेंट हमारा प्लान नहीं है, ठीक है। अ फ्यू पेन आर प्लान, अ फ्यू पेन, फ्यू का मतलब भी क्या होता है? सम। तो अ फ्यू पेन आर प्लान, इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं, सारा कुछ पी के फॉर्म में है क्योंकि मेरे पास, ठीक है। सो डज नॉट फॉलो वाला देखना है अपने को। तो डज नॉट फॉलो वाले में क्या है भाई कहानी? ऑल पेंसिल इज पेन, तो सारे के सारे जो पेंसिल हैं वो पेन दिख रहे हैं क्या तुमको? अरे मेरे को तो नहीं दिख रहा, तो गलत करो ना इसको। सम पेन आर पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन हमारे पेंट हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, ऑल पेंसिल इज पेन, पेंसिल कहां पे था? यहां, और पेन कहां पे था? यहां। हाँ तो ये तो गलत है हमारा, है ना? ये तो गलत है। दूसरा देखो, सम पेन आर पेंट, अब ये दिक्कत यही है ना, इसको एक काम करता हूं मैं, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है पीपी में, मैं पूरा बनाता हूं, ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। सम पेंसिल इज पेंट, तो कुछ पेंसिल हमारी पेंट है। नो पेंट इज प्लान, कोई भी पेंट हमारी प्लान नहीं है। अ फ्यू पेन इज प्लान, तो कुछ पेन हमारे प्लान है। अभी ठीक है ना यार? अब बनाते हैं। ऑल पेंसिल इज पेन, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये तो गलत है। सम पेन आर नॉट पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन ऐसे हैं जो कि पेंट नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ यार, ये तो मतलब नहीं नहीं सॉरी, उसने पॉजिटिव पूछा है कि कुछ पेन हमारे पेंट हैं, तो कुछ पेन हमारे पेंट हो सकते हैं। हाँ तो ये तो सही है, नेगेटिव थोड़ी ना है, डायरेक्ट है ये तो, ये हो सकता है, ये करेक्ट है। अगला, ऑल पेंट आर पेन, कि सारे के सारे जो पेंट हैं वो पेन हो जाए। नहीं यार ये तो गलत है, सारे के सारे पेन तो पेन हमें नहीं दिख रहे। ऑल पेंसिल कैन बी प्लान, सारे के सारे जो पेंसिल हैं वो हमारी प्लान हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर जाएगा और जाने की कोशिश करेगा, तो इसकी लड़ाई है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आगे देखो, सम पेंट कैन बी पेन, कुछ पेंट ऐसी हैं जो हमारे पेन नहीं है, तो कुछ पेंट ऐसी हैं, अच्छा नहीं है, नहीं सॉरी, कैन नॉट भी नहीं है, कैन है। तो कुछ पेंट हमारी पेन नहीं है, तो कुछ पेंट हमारी पेन नहीं है, तो कौन सी पेंट हमारी पेन नहीं है? कुछ पेंट हमारी पेन नहीं है, पेंट का कौन सा पोर्शन पेन नहीं हो सकता? नहीं क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? वन सेकंड, पहली बात तो ये पॉजिटिव है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिमाग में पॉजिटिव रखो। तो सम पेंट कैन बी पेन, क्या कुछ पेंट हमारी पेन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये ट्रू है, पॉजिटिव है, ये दिमाग में पॉजिटिव रखना है, पता नहीं नेगेटिव क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अब थोड़ा सा ना इधर और वाला भी देख लेते हैं फंडा, है ना? इधर और वाला, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला देखना है हमें, और ये भी ध्यान में रखिएगा, हमें वो देखना है जो डेफिनेटली गलत है। हमें कौन सा देखना है? जो डेफिनेटली गलत है। अब डेफिनेटली कौन सा गलत है? अब इन तीनों में जो डेफिनेटली गलत हो रहा है उनको पकड़ना है अब अपने को, जो तीनों गलत हो रहे हैं ना उसमें जो डेफिनेट गलत हो रहा है उसको पकड़ना है, वो अपना आंसर है, ठीक है। इसे देखो, ऑल पेंसिल कैन बी प्लान, क्या सारी की सारी जो पेंसिल है वो प्लान हो सकती है? अगर मैं सारी की सारी पेंसिल को प्लान के अंदर डालूंगा तो पेंसिल का ये वाला पार्ट भी जाएगा, तो ये नहीं जा सकता, यानी ये तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, ऑल पेंट आर पेन, सारी की सारी जो पेंट है वो पेन नहीं है, ये हमारे को गलत लग रहा है, ये हमारे को गलत लग रहा है ना? ओके, आगे देखो, अगला क्या है? ऑल पेंसिल इज प्लान, और सॉरी ऑल पेंसिल इज पेन, तो सारी की सारी जो पेंसिल है वो पेन नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। ओके, सो हमारा जो डेफिनेटली गलत होगा ना वो ये वाला गलत होगा डेफिनेटली, ये हमारा डेफिनेटली रॉन्ग में जाएगा। क्यों जाएगा? अब इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्यों गलत जाएगा ये वाला देखते हैं अपन। देखो,
कहानी क्या है कि ऑल पेंसिल इज पेन, तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे कि सारी की सारी जो पेंसिल है वो पेन, पहली बात तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। लेकिन ये हो सकती है, ये हो सकती है, पूरी की पूरी है नहीं, लेकिन हो तो सकती है ना पेन। मतलब सारी की सारी पेंसिल को अगर मैं इसका पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बनाऊं कि ऑल पेंसिल इज अ पेन इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं पॉसिबिलिटी वाला पेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये मैं पूरी पेंसिल इसके अंदर डाल सकता हूं, तो ये डेफिनेटली तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सही हो रही है दोस्त। समझ में आया? ठीक है। सेकंड जो हमारा थर्ड वाला गलत हो रहा है, ऑल पेंट आर पेन, सारे के सारे जो पेंट हैं वो पेन के अंदर आ सकते हैं। देखो डायरेक्ट तो हमारा गलत हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट इसमें पॉसिबिलिटी में डालना चाहूं तो मैं डाल सकता हूं पूरा पूरा, तो इसका पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहां देखो ऑल पेंसिल कैन बी प्लान, तो सारी की सारी जो पेंसिल है वो हमारी प्लान बन सकती है। देखो अगर मैं पूरा पार्ट इसमें डालूंगा तो ये मैं डाल नहीं सकता, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो गलत है। और ऑल पेंसिल इज अ प्लान और ऑल पेंसिल इज अ प्लान भी हमारा गलत है, तो इसमें दोनों ही गलत आ रही है, पॉसिबिलिटी भी गलत आ रहा है और वैसा भी गलत आ रहा है, तो दैट मींस दिस इज द डेफिनेटली रॉन्ग हर एक सेंस में। हर एक सेंस में पॉसिबिलिटी तो गलत है जो कि सामने है, और डायरेक्ट भी गलत है ये, इसलिए डेफिनेटली रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, समझ में आ गया? ये लॉजिक है। अब ये कोई किताब थोड़ी ना सिखाएगी तुमको, ये कोई कंसेप्ट कोई थ्योरी थोड़ी ना सिखाएगी। ओके देखो जब मैं पहला वाला चेक कर रहा हूं ऑल पेंसिल इज पेन, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ऑल पेंसिल बीइंग पेन, तो क्या मैं सारी की सारी पेंसिल को पेन बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बना सकते हो, तो ये पूरी तरह से तो गलत नहीं है, हमें पूरी तरह से गलत ढूंढना है भाई। तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि इसका एक पोर्शन जो है वो सही जा रहा है। सिमिलरली ऑल पेंट आर पेन, सारे के सारे पेंट जो है वो पेन नहीं है, जो कि हमको नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा, तो ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है। ऑल पेंसिल कैन बी प्लान, सारे के सारे पेंसिल को मैं प्लान नहीं बना सकता, पहली बात तो क्योंकि ये पूरा पोर्शन इसमें जाएगा तो पेंट का ये वाला पोर्शन भी जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग है। और डायरेक्ट अगर मैं देखूं ऑल पेंसिल आर प्लान, तो ये भी डायरेक्ट भी गलत है, तो ये दोनों तरीके से गलत है, डायरेक्ट भी और पॉसिबिलिटी भी। तो जब डायरेक्ट और पॉसिबिलिटी दोनों गलत हो जाती है तब वो डेफिनेटली हमारा गलत हो जाता है, और हमको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला देखना है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नाइस। क्लियर? आगे आ जाओ फिर इसी बात पे। ओके इसमें देखना है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अगेन, ठीक है भाई, तो इसमें भी वही चीज है, तो इसको देखते हैं भाई। सम सिक्स इज मिक्स, क्या बात है, सम सिक्स इज मिक्स, नो सिक्स इज फिक्स, ठीक है, सम फिग इज फिक्स, सम फिग इज फिक्स, ओके तो सम फिग इज फिक्स, ये हमारा छोटा सा डायग्राम बना। अब देखो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसमें भी देखना है ध्यान से, अगर तुमने डायरेक्शन पढ़ा होगा तो एक एक करके चेक करते हैं। सम फिक्स कैन नेवर बी मिक्स, अब देखो भाई नेगेटिव पूछ लिया, पूछेंगे इससे, तो उसने बोला क्या कि कुछ फिक्स ऐसे हैं जो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, तो कौन से फिक्स ऐसे फिक्स, कुछ फिक्स ऐसे हैं जो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे तो कोई भी फिक्स नहीं है हमारे पास, ऐसे तो कोई भी फिक्स नहीं है। तुम गलत बोल रहे हो, तुमने गलत बोल दिया ये चीज, बोलो हाँ है ना, यानी यू आर रॉन्ग, तुमने गलत बोला ये चीज, तो मैंने बोला ठीक है भाई गलत बोला तो दिस इज नॉट फॉलो। अगला, ऑल सिक्स कैन बी फिग, सारे के सारे जो सिक्स हैं कैन बी फिग, वो फिग हो सकते हैं, मैंने बोला सारे के सारे सिक्स को मैं फिग के अंदर डाल सकता हूं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, पूरा सिक्स उठाओ फिग में यहां पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है ये तो। अच्छा सम मिक्स इज नॉट फिग, कुछ मिक्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो फिग नहीं हो सकता, हाँ मिक्स का ये वाला जो पार्ट है ना ये फिग नहीं हो सकता, ये तुम सही कह रहे हो, ये तुम सही कह रहे हो। अच्छा लेकिन फिग है यहाँ पे, अच्छा ये मैं फिक्स पढ़ रहा हूँ, ये फिग है, ध्यान से सुनना, मिक्स का ये वाला जो पार्ट है वो फिग हो सकता है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि सम मिक्स इज नॉट फिग, तो मिक्स का कौन सा पार्ट है जो फिग नहीं है, ये तो तुम गलत बोल रहे हो ना एक तरह से, मिक्स का ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं जो फिग नहीं है, अगर पूरा तुम डायरेक्ट अगर तुम देखोगे तो ये फिर गलत है, क्योंकि मिक्स का कोई भी, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है एक्चुअल में, अगर तुम देखोगे तो मिक्स का ये वाला पार्ट हमारा सिक्स नहीं है और सिक्स का पूरा सिक्स हमारा फिग नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, तो एक तरह से तुम देखोगे तो ये गलत ही तो है ना। अगला देखो, ऑल फिग कैन बी सिक्स, सारे के सारे जो फिग हैं वो सिक्स हो सकते हैं, ये गलत है, नहीं हो सकते, क्यों,
क्योंकि फिर ये वाला पार्ट भी तो जाएगा अंदर। अच्छा, ऑल मिक्स आर फिग, सारे के सारे जो मिक्स हैं वो फिग है क्या? नहीं, ये तो गलत है। सारे के सारे मिक्स जो है वो फिग से तो अलग बैठे हैं, ये भी अलग गलत है। हमको देखना है डेफिनेटली रॉन्ग। अब डेफिनेटली रॉन्ग के लिए पॉसिबिलिटी और डायरेक्ट वाला चेक करते हैं, ठीक है? तो देखो पहला वाला आ जाओ। अब पहला रॉन्ग है हमारा, ये पॉसिबिलिटी में तो रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी में रॉन्ग है। इसका डायरेक्ट वाला देखते हैं। सम फिक्स कैन नेवर बी मिक्स, तो फिक्स का कुछ पार्ट हमारा मिक्स नहीं हो सकता। तो फिक्स का कौन सा पार्ट मिक्स नहीं हो सकता हमारा? कौन सा, ये बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते। और अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में निकालूं कि सम फिक्स कैन बी मिक्स, तो फिक्स का हाँ तो फिर वो सही हो जाएगा, फिर तो वो सही हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा कि नहीं? तो यानी ये पूरी तरह से गलत नहीं है, पार्शली पार्ट गलत है इसका, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अगला, अच्छा हमें डेफिनेटली फॉल्स देखना है तो सेकंड वाले को तो चेक करेंगे नहीं, लेकिन सेकंड वाला आप पूछ रहे हो कि कैसे किया। ऑल सिक्स कैन बी फिक्स, सारे के सारे जो सिक्स हैं उसको उठा के मैं यहां पे डाल दूं लो, और इसकी डायरेक्ट इससे लड़ाई करा दूं, क्या दिक्कत है? तो ये मेरा सही जाएगा ना, ये सही है। कैन भी लगा है बीच में, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब इसको देखते हैं। सम मिक्स इज नॉट फिग, ठीक है? तो सम मिक्स इज नॉट फिग, ये मैंने गलत तो मारा सम नॉट की वजह से, लेकिन अगर तुम देखोगे तो इसका पॉसिबिलिटी ऐसा है कि वो हमारा सही भी हो जाएगा। कैसे? कि सम मिक्स इज नॉट फिग इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो हमारा सही हो जाएगा कि कुछ ऐसा पार्ट जो कि इसके साथ इसकी लड़ाई है और इसका ही पार्ट ये इसके साथ नहीं जा सकता, जिस पार्ट से इसकी लड़ाई है ये वाला पार्ट इसके साथ नहीं जा सकता, तो दैट इज करेक्ट। तो इसका पॉसिबिलिटी वाला सही जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, ऑल फिग कैन बी सिक्स, अब ये पॉसिबिलिटी तो सही है, अब इसका डायरेक्ट चेक करो। तो डायरेक्ट क्या है? ऑल फिग बी सिक्स, तो ऑल फिग इज सिक्स, क्या सारे के सारे फिग हमारे सिक्स है? नहीं है भाई, तो इसका डायरेक्ट भी गलत है और पॉसिबिलिटी भी गलत है, तो दिस इज द आंसर। अगला और देख लो, ऑल मिक्स आर फिग, तो ऑल मिक्स आर फिग, अब ये गलत हो रहा है, लेकिन ऑल मिक्स आर फिग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल मिक्स आर फिग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कर सकते हैं। मिक्स का ये पूरा पोर्शन इसके अंदर मैं डाल सकता हूं, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी में सही जाएगा, है ना? सो डी इज द डेफिनेटली रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो डेफिनेटली वाले कैसे निकालोगे अब तुम? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालेंगे। खैर आगे आते हैं। अब इसमें क्या है भाई, इसमें भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स वाला हमको ढूंढना है, तो ये तो तुम्हारा भाई होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप लोग होमवर्क में देखेंगे, ठीक है? आगे आ जाओ, आगे क्या कहानी है इसको देखिए। इसमें क्या है, डेफिनेटली फॉलो देखना है भाई अपने को। अब अपने पास क्या है, डेफिनेटली फॉलो वाला। देखो यहां पे लिखा है कि डेफिनेटली कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है। तो देखो क्या है भाई, सम सीपी इज एसपी, ठीक है? नो सीपी इज एमपी, ठीक है? सम एमपी इज डिस्काउंट, ठीक है? ऑल एमपी इज प्रॉफिट, ठीक है? ओके, और ये एसपी की लड़ाई एमपी से है, प्रॉफिट से नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आप, ठीक है? क्लियर, डायग्राम क्लियर? अब चेक करते हैं कि करके सारी चीजें देखो। नो एमपी इज डिस्काउंट, ये रहा एमपी, ये रहा डिस्काउंट, कोई भी एमपी डिस्काउंट, ये तो गलत हो गया ना यार, तो गलत हो गया। एमपी और डिस्काउंट के बीच में कोई ऐसा थोड़ी ना है कि लड़ाई है डायरेक्ट पूरी तरह से, जबकि वो तो सम के साथ में दिया भी है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। अगला, ऑल प्रॉफिट कैन बी डिस्काउंट, सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो डिस्काउंट हो सकता है क्या? प्रॉफिट का पूरा पोर्शन अगर मैं डिस्काउंट के अंदर डालूं तो बिल्कुल डाल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ट्रू है। अगला, सम एमपी इज सीपी, कुछ एमपी हमारा सीपी है, ये बैठा है एमपी, ये बैठा सीपी, नहीं ये तो गलत है, डायरेक्ट पूछा है ना। सम एमपी सॉरी सम सीपी इज नॉट एमपी, सम सीपी इज नॉट एमपी, तो सीपी का ये वाला जो पार्ट है ना उसकी लड़ाई एमपी के साथ हो रही है, ये सही है, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे हमको डेफिनेटली फॉल्स देखना है भाई, हमें डेफिनेटली फॉल्स देखना है, तो डेफिनेटली फॉलो देखना है, फॉल्स नहीं, फॉलो वाला देखना है। तो फॉलो जो कर रहे हैं वो कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? ट्रू, डेफिनेटली ट्रू वाले देखना है। तो एक तो बी हमारा डेफिनेटली जा रहा है और एक हमारा डी जा रहा है। अच्छा, डी तो हमारा डेफिनेटली जा रहा है, डी तो हमारा डेफिनेटली जा रहा है, लेकिन क्या बी जा रहा है? तो बी में अगर तुम देखोगे
तो ऑल प्रॉफिट कैन बी डिस्काउंट, इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये डिस्काउंट, कुछ भी प्रॉफिट का 1% पार्ट भी हमारा डिस्काउंट नहीं हो सकता। वो कब नहीं हो सकता था? जब एमपी की डिस्काउंट से लड़ाई हो जाती। देखो एमपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, ये तीनों ही अगर तुम देखोगे तो तीनों पॉजिटिव बैठे हैं, तो नेगेटिव एलिमेंट की तो बात है ही नहीं इधर, और नहीं है अगर, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अरे राम, आगे आओ, इसके देखिए। अच्छा, अब इसमें है हमारे पास डज नॉट फॉलो वाला। अब इसमें डेफिनेटली वाली कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ डज नॉट वाली है कि डज नॉट फॉलो कौन सा है, सीधा देखो कौन सा फॉल्स है, वही ये तुम्हारा आंसर है। चलो देखो, यहां पे बोला है ऑल बॉक्सेस, ऑल बैग इज बॉक्स, ऑल बैग इज बॉक्स, ठीक है। ऑल बॉक्स इज टैग, तो ऑल बॉक्स इज टैग। नो बॉक्स इज बॉम्ब, तो नो बॉक्स इज बॉम्ब। सम ब्लूम इज बॉम्ब, क्या कह रहे हो? सम ब्लूम इज बॉम्ब, ठीक है भाई। चलो चेक करते हैं। ऑल बैग कैन बी बॉम्ब, सारे के सारे जो बैग हैं वो बॉम्ब हो सकते हैं क्या? सारे के सारे बैग बॉम्ब के अंदर आएंगे तो बॉक्स भी तो आना पड़ेंगे ना, और बॉक्स की तो इससे लड़ाई है, तो ये तो गलत है भाई, नहीं हो सकता। सम बैग कैन बी रेट, सम बैग कैन बी रेट, तो सम बैग कैन बी रेट, रेट तो है ही नहीं। अच्छा आ गया होगा, बैग रखा है ना तो उधर से घूम घाम के आ गया होगा रेट, है ना, तो दिस इज रॉन्ग है वैसे तो। आगे देखो, ऑल ब्लूम कैन बी बैग, सारे के सारे ब्लूम जो हैं वो बैग हो सकते हैं क्या? सारे के सारे ब्लूम अगर बैग होंगे तो ये वाला टुकड़ा भी जाएगा और इसके साथ में इस तरह से मिल जाएगा, हाँ ये हो सकता है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। नो टैग इज ब्लूम, कोई भी टैग हमारा ब्लूम नहीं है। नो टैग इज ब्लूम, कोई भी टैग हमारा ब्लूम नहीं है। ब्लूम ये बैठा है ना, ब्लूम ये बैठा है, ये गलत है। नो टैग इज ब्लूम, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ब्लूम और इसके बीच में लड़ाई नहीं है। तो हमारा फॉल्स कौन कौन सा जा रहा है अब? हाँ जी। अच्छा, अब ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन नंबर ई तो हो ही नहीं सकता, बोथ ए एंड सी, तो हमको सिर्फ फॉल्स वाला देखना है। सर सी वाला बताना, वापस से सी वाला बताना है। देखिए, ऑल ब्लूम कैन बी बैग, सारे के सारे ब्लूम जो हैं वो बैग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर मैं ब्लूम का ये पार्ट इसके साथ डालूंगा तो मैं, पॉसिबिलिटी है ना, कैन भी बोला है ना, तो यहां पे मैं बनाऊंगा ब्लूम, बनाया, और यहां पे बनाया मैंने बॉम्ब, बनाया, और बॉम्ब की लड़ाई करा दी इससे। अच्छा, और मुझे सारे बनाना है तो सारे बना लो, लो आ जाओ। मैं सारे ब्लूम को बनाऊंगा इधर, ये मैंने बनाया ब्लूम, ठीक है। और ब्लूम का कुछ पार्ट हमारा ऐसा है जो कि बॉक्स नहीं है, मतलब बॉम्ब नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ब्लूम बनाया मैंने यहां, ब्लूम, और इसका कुछ पार्ट मेरा बॉम्ब है। अब बॉम्ब का पार्ट जैसे ही बनेगा ना, हाँ ये गलत हो जाएगा दोस्त, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, सी वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत है। तो हमारा कौन कौन से गलत है? हमारे सारे जो कंक्लूजन है ना, वो सारे के सारे डज नॉट फॉलो है ना। सो ऑल इज आवर आंसर, सारे के सारे डज नॉट फॉलो कर रहे हैं हमारे, ऑल। ओके, आगे आ जाओ। अब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये आप लोग होमवर्क से करेंगे भाई। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के मैं ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे अब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीजें समझ में आई हैं तो रिव्यू जरूर से देना भाई, और उस रिव्यू को, जो भी रिव्यू दे रहे हो, बड़े ध्यानपूर्वक देना, क्योंकि लोग आते हैं, चेक करते हैं, काफी कॉम्पिटिटर भी होते हैं, वो भी एप्लीकेशन पे आते हैं, आपको पता है, वो भी आते हैं और वो भी देखते हैं कि बैच के रिव्यूज कैसे लग रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ कैसे रहे हैं एक्चुअल में। तो वो भी आप रिव्यूज जरूर दीजिएगा। वेटरनशिप पे तो रिव्यू देना ही देना है, वेटरनशिप पे अगर आपने रिव्यू नहीं दे रखे हैं तो उसके आंसर जरूर देना। सर पीडीएफ में आंसर होंगे ऑप्शन में, पीडीएफ में आंसर मैं दे दूंगा, लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मैं सर घूम गया। कोई नहीं, क्वेश्चन जो मैंने दिए ना उसको करोगे ना तो आपको समझ में आएंगी, और जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनके साथ में उसको कंपेयर कीजिएगा। सर आरआरबी में 16 ईयर आ रहे हैं, 7 बजे क्लास है गाइडेंस की, तो आप सभी लोग गाइडेंस वाली क्लास में आ जाना।
उसमें मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, 7 बजे गाइडेंस क्लास है एचपीडीएम में, वेटरनशिप वालों के लिए, दोनों के लिए। अगर कोई अपना बैच जो है वो कन्वर्ट कराना चाहता है तो दिस इज द करेक्ट टाइम, आप कन्वर्ट करा सकते हैं, बिकॉज वेटरनशिप पे डिस्काउंट चल रहा है 20% का। अगर आपको चाहिए कि मेरे को कन्वर्ट कराना है तो आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, अभी सही समय है, क्योंकि आज भर के लिए वो रहेगा, फिर उसके बाद हट जाएगा कूपन कोड। ठीक है,